शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है यूसियोल और वो बोल रहे थे ब्रदर आप अगर जल्दी नहीं आएंगे तो आप स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। और तभी उसका ब्रदर बाहर आता है और वो बोलती है ब्रदर क्या आज भी आप बेसमेंट में सोए थे और आपकी बॉडी से मशीन ऑयल की स्मेल क्यों आ रही है। और हमें दिखाया था ये बंदा होता है यूजियन जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है। यूजियन हमें बताता है कि वो सियोल सिटी के माउंटेन्स में रहते हैं, इसी वजह से मुझे अपनी सिस्टर को साइकिल पे स्कूल छोड़ना पड़ता है। और यूजियन ने अपनी सिस्टर को स्कूल के गेट पे छोड़ दिया होता है और वो अपनी सिस्टर से बोलता है कि उसको 6 बजे लेने आएगा। और वो बोलते हैं मेरी बहन के स्कूल से मेरे स्कूल का रास्ता 20 मिनट का है। और हम देखते हैं वहाँ पे कुछ लड़के चलते हुए जा रही होती है और तभी उनके सामने से यूजियन काफी स्पीड से निकलता है और लड़कियां बोलती क्या सच में ये साइकिल थी, इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा थी। और यूजियन बोलते मैं बस 5 मिनट के अंदर स्कूल पहुंच गया और यहाँ तक कि मेरी स्पीड की वजह से मेरी साइकिल का टायर भी रेड हो चुका है और अगर मेरी साइकिल मॉडिफाइड नहीं होती तो ये मेरी स्पीड को मैच नहीं कर पाती। और फिर कहानी सुनाने वाला हमें बताता है यूजियन जिस स्कूल में जाता है उसका नाम है बुक्सिन हाई स्कूल और स्कूल के अंदर कोई सबसे बदमाश बच्चे पढ़ते हैं और सिर्फ इस स्कूल के गेट पे खड़ा होकर बता सकता है कि आखिर ये बच्चे कितना कचरा है। और तभी यूजियन के सामने एक 3rd ईयर का स्टूडेंट आता है और वो बोलता है कभी ना आखिर तूने रास्ता क्यों रोक रखा है। और वो लड़का यूजियन को टपली मार देता है और बोलता है क्या तुझे दिख नहीं रहा कि तू कहाँ पे खड़ा है। और यूजियन अपने मन में सोच रहा होता है पता नहीं क्यों हर 3rd ईयर का स्टूडेंट मुझसे पंगा लेने क्यों आता है, मुझे लगता है मुझे इसको भी सबक सिखाना पड़ेगा। और तभी यहाँ पे एक टीचर आता है जिनका नाम होता है यून सियोक जी और वो यूजियन को बोलते कि लंच ब्रेक में आके मुझसे मिलना। और यूजियन हमें बताता है कि सियोक जी एक स्पेशल फोर्स के ऑफिसर रह चुके हैं और ये पूरी स्कूल के अंदर अकेले टीचर है जो कि किसी बच्चे से चिल्ला के बात कर सकते हैं। और यहाँ तक इन्होंने कितने सारे बच्चों को पीट भी रखा है और इसीलिए बच्चे इनको क्रेजी डॉग के नाम से बुलाते हैं। और मुझे लगता है इस बंदे से मतलब रखना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर हमें क्लास 2-5 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन यूजियन जैसे उस क्लास में एंटर करता है तो सारे बच्चे चुप होकर अपने डेस्क पे बैठ जाते हैं। और यूजियन हमें बताता है मेरे क्लास में एंटर होते ही हमेशा ऐसे ही होता है। और तभी यूजियन अपनी सीट पे बैठ कर अपने डंबल्स बाहर निकालता है और वहीं पे सो जाता है। और यूजियन सोच रहा होता है जब भी मैं सोता हूँ तो मेरे को काफी अजीब से सपने आते हैं और उन सपनों की वजह से मुझे काफी इंटेंस पेन फील होता है और मैं अपनी बॉडी के हर एक बोन को टूटता हुआ फील कर पाता हूँ और ऐसा लगता है किसी ने मेरी स्किन को मुझसे अलग कर दिया है। और ये सब मुझे इसलिए होता है क्योंकि मुझे एक बीमारी है और इस बीमारी के बारे में किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता कि बीमारी क्या है। और इस बीमारी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कभी भी एक्टिव हो जाती है और जब ये पेन स्टार्ट होता है तो मुझे पता होता है कि ये पेन एक ड्रीम है, लेकिन कभी कभी ये इतना पेन करता है कि मुझे लगता है मैं ह्यूमन भी नहीं हूँ। और इसीलिए मैंने इस बीमारी का नाम मॉल्टिंग रखा है। और जब भी ये मॉल्टिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है तो मुझे लगता है मेरी बॉडी वापस से रीबोर्न हो गई और हर प्रोसेस के बाद मेरी बॉडी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है और इसी वजह से मेरे पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ हैं। और हम देखते ये सब सोचते यूजियन अपने हाथ में पड़े डंबल को क्रश कर दिया होता है और वो बोलता है तो मुझे डंबल भी केक की तरह सॉफ्ट लगता है। और तभी यूजियन के पास में उसका दोस्त यूशिक आता है और यूशिक बोलता है कल तूने मेरे मैसेज का आंसर क्यों नहीं दिया, क्या तुम एग्जाम की प्रिपरेशन में काफी ज्यादा बिजी हो। और यूजियन बता रहा होता है इस पूरी क्लास में इकलौता यही मेरा दोस्त है। और यूजियन बोलता है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मुझे हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं, वो काफी ज्यादा ईजी होते हैं। और इस बात से यूशिक काफी ज्यादा जल गई होती है और बोलता है हर कोई तुम्हारी तरह जीनियस नहीं होता। और तभी यहाँ पे क्लास प्रेसिडेंट जियोंग यूना आती है और बोलती है क्या तुम मंडे को फ्री हो। और तभी यूशिक बोलता है क्या हुआ तुम्हें मेरे दोस्त को डेट पे लेके जाना है। इस बात से जियोंग यूना काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और बोलती है नहीं मुझे तो बस स्कूल इवेंट का काम था। और यूजियन सोच रहा होता है 5:30 हो चुके हैं और 6 बजे मुझे अपनी बहन को लेने जाना है तो मुझे लगता है मुझे अब निकलना चाहिए। और तभी यूना बोलती तुम भी हमारी क्लास में पढ़ते हो तो यूजियन तुम्हें हमारी हेल्प करनी चाहिए। और तभी यूजियन बोलता है नहीं मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं और ये बोल के वहाँ जाने लगता है। और यूना सोच रही थी मैंने बात सुनी है कि अगर कोई इससे अच्छी तरह रिक्वेस्ट करता है तो उसकी बात मान लेता है। और तभी यूना यूजियन के पास आती है और काफी सैड सा फेस बना लेती है। और यूजियन सोच रहा था क्लास में तो सब कुछ ठीक है तो आखिर ये इतनी सैड क्यों है। और तभी यूजियन बोलता चलो ठीक है मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और फिर मैं सियोक जी को दिखा जो कि काफी ज्यादा चिढ़ रहे होते हैं और बोलते आखिर यूजियन मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आया। और तभी वहाँ पे एक टीचर था जिनका नाम था किम मियोंग और वो बोलते यूजियन ने क्या वापस से कुछ किया है। और तभी सियोक जी बोलते वो करता तो बहुत कुछ है लेकिन वो कभी भी अपने पीछे एविडेंस नहीं छोड़ता और मुझे रेस्टोरेंट के पीछे कुछ काम था इसलिए मैंने उसको बुलाया था। और तभी किम मियोंग बोलता लेकिन वो जगह तो काफी डेंजरस है। और तभी सियोक जी बोलते लेकिन ये लड़का उस जगह के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और किम मियोंग बोलते कैसे में वो लड़का इतना अच्छा फाइट करता है। और हम देखते यूजियन स्कूल के बाहर आ गया होता है और चलते हुए जा रहा होता है। और तभी यहाँ पे कुछ बंदे आते हैं और बोलते हैं क्या तुम्हारा नाम यूजियन है, तुम हमारे साथ चलो हमारे बड़े भाई तुमसे मिलना चाहते हैं। और हम देखते किम मियोंग बोल रहे होते क्या आपने कभी उसको फाइट करते हुए देखा है। और सियोक जी बोलते नहीं मैंने कभी उसे फाइट करते हुए नहीं देखा। और सियोक जी बोलते जब से वो ट्रांसफर हुआ है उसकी किसी से फाइट की न्यूज नहीं आई और अगर उसकी फाइट हुई भी होगी तो किसी ने हमें रिपोर्ट नहीं किया और लगता है कोई ना कोई तो बचा रहा है। और तभी किम मियोंग बोलते लेकिन यूजियन की वजह से क्लास 2-5 के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होती और जब तक यूजियन ने उस क्लास में ट्रांसफर नहीं लिया था तब तक वो सबसे ज्यादा बदमाश क्लास थी, लेकिन अब वो क्लास पूरी तरह से बदल चुकी है। और यहाँ तक कि वो लड़का पूरे स्कूल के अंदर रैंक 1 आता है और ना ही वो ज्यादा किसी से बात करता है। और तभी सियोक जी बोलते यूजियन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और हम देखते यूजियन उन सारे बंदों को काफी बुरी तरह से मारा होता है और यूजियन से एक बंदा बोल रहा था प्लीज मुझे माफ कर दो। और तभी यूजियन बोलता है क्या जो भी कुछ हुआ है तुम्हें किसी और को बताओगे। फिर हम देखते सीन चेंज होता है और हमें यूनसियोल को दिखाया जाता है और तभी वहाँ पे उसकी फ्रेंड जूही आती है और वो बोलती है आखिर तुम यहाँ पे क्या करेगा, तुम्हें जाना नहीं है। यूनसियोल बोलती मेरे ऊपर मुझे 6 बजे लेने आने वाले हैं
इसीलिए मैं यहाँ पे उनका वेट कर रही हूँ। ये सुन के जूही बोलते क्या यूजियोन आने वाले हैं, लेकिन वो तो सेकंड ग्रेड में है ना, तो क्या उनके स्कूल उनको अलाउ करती है। और तभी यूनसियल बोलती लेकिन तुम तो स्कूल के बारे में जानती हो ना। तभी जूही बोलती है लेकिन आगे वो स्कूल में क्यों गए, वो तो पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छे हैं। यूनसियल बोलती वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था। तभी जूही बोलती क्या एक एक्सीडेंट। तभी यूनसियल बोलती सब लोग बोलते कि मेरे ओपा की गलती थी, लेकिन मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या हुआ था। तभी जूही बोलती लेकिन इस तरह से तुम अकेडमी के लिए लेट हो जाओगी। यूनसियल बोलती लेकिन मुझे मेरे ओपा का वेट करना है और मुझे पता है वो किसी वक्त आते ही होंगे। तभी हमें यूजिन को दिखाया जिसने बहुत सारे बंदों को मार रखा होता है और वहाँ पे जो बंदा उससे माफी मांग रहा था वो बोलता है आखिर ऐसा कैसे हो गया, अभी थोड़ा टाइम पहले तो हम वहाँ पे थे। और हमें थोड़े टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ बंदे यूजिन के पास आए होते हैं और बोलते हैं हमारे बिग ब्रदर तुमसे मिलना चाहते हैं। लेकिन यूजिन उन लोगों को बोलता है मुझे तुम लोगों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम लोग यहाँ चले जाओ। लेकिन वो लोग उसको जबरदस्ती वहाँ से ले जाते हैं और वहाँ पे उनका बिग ब्रदर बोल रहा होता है तो यही है वो बंदा जिसकी वजह से स्कूल में काफी ज्यादा शांति है और चलो तुम इस लड़के के साथ वार्म अप कर लो। उसके बाद हम सोचेंगे हमें क्या बात करनी है और हम देखते तो सारे बच्चे यूजिन के ऊपर अटैक कर देते हैं। और जैसे वो लोग यूजिन पर अटैक करने के लिए आते हैं यूजिन अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो बोलता है जितना स्लो मुझे म्यूजिक नहीं दे रहा है उससे भी ज्यादा स्लो ये लोग है और मैं इस वर्ल्ड को काफी ज्यादा स्लो देख पाता हूँ। और अगर ये लोग मेरे लिए स्लो है इसका मतलब मेरी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और मेरे पास जो पावर्स है मुझे लगता है मेरी बॉडी इसको हैंडल नहीं कर पाती। इन पावर्स को यूज करते मेरी बॉडी को काफी ज्यादा गर्म और हैवी फील होता है और ये पूरी दुनिया मुझे स्पेस की तरह दिखती है जिसके अंदर मैं हर एक मूवमेंट को वेव्स की तरह देख पाता हूँ। और तभी हम देखते एक बंदा उसको अटैक कर देता है और यूजियन बोलता है अगर सही टाइम में 2 उंगली से भी अटैक किया जाए तो हम एक बैट को भी काफी आसानी से पीछे ढकेल सकते हैं। और तभी दूसरा बंदा उसके ऊपर अटैक करता है और यूजियन बताता है अगर हम स्पेस के अंदर डिस्टर्बेंस कर दे तो हम इस बैट को फायरवर्क की तरह फोड़ सकते हैं। और ये जो स्पेस के आर पार देखने की पावर है यही वो चीज है जो कि मेरे पेन को भी सेटिस्फाई करती है। और यूजियन ने मार मार कर उन बंदों की हालत खराब कर दी होती है और यूजियन बताता है इनमें से कुछ बंदे अपनी स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर पाएंगे और वहीं इनमें से कुछ जोर से चिल्लाने लायक नहीं बचे। और ये जो बंदा है मैं इसकी गारंटी लेता हूँ इसको पक्का सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। और तभी हम देखते जब उनका बिग ब्रदर पीछे देखता है तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से ये सब इतना फास्ट हुआ कि वो सिर्फ अपनी जेब से सिगरेट निकाल पाया। और इस बंदे को देख के मुझे फील हो रहा है जैसे कि ये स्पेस में ट्रेवल कर सकता हो। तभी हम देखते यूजिन उसको थप्पड़ मारता है और वो बॉस बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे थप्पड़ मारने की। और फिर यूजिन उसको एक पंच मारता है और वो बॉस सोच रहा होता है मेरी पूरी बॉडी कांप रही है और मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा। और हम देखते यूजिन उसको एक और पंच मारता है जिससे उसके दांत भी टूट जाते हैं और तभी वो अपने पास पड़े नाइफ को पकड़ने लगता है। लेकिन यूजिन उसके हाथ पे काफी तरीके किक मारता है और वो बहुत सोच रहा था उसको मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। बस मेरे माइंड में एक चीज थी कि ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है और मुझे इससे काफी ज्यादा डर लग रहा है। और जब यूजिन टाइम चेक करता है 5:43 हो गए होते हैं और तभी यूजिन उससे उसका फोन ले लेता है और उसके फोन से अपने फोन के अंदर डाटा ट्रांसफर कर लेता है और फिर वहां पड़े नाइफ को उठा लेता है और बोलता है तो क्या तुम यहाँ पे जो भी हुआ किसी को बताओगे। तभी वो बॉस बोलता है नहीं मैं इसके बारे में कभी बात नहीं करूंगा। तभी यूजिन उस नाइफ से उसके बाल काट देता है और तभी यूजिन बोलता चलो ठीक है मैं चाहूंगा हम लाइफ में कभी ना मिले। और हम देखते जब यूजिन साइड वाली गली में आता है तो उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और यूजिन बोल रहा था कि मैं थोड़ी देर वहाँ पे रुक गया होता तो ये चीज मेरे लिए काफी बड़ी दिक्कत हो जाती। और यूजिन बोल रहा था लगता है मोल्टिंग स्टार्ट होने वाली है और पता नहीं क्यों मेरी बॉडी इतनी ज्यादा वीक है। इस फाइट के अंदर मेरी नेल्स भी टूट गई और मेरी 2 उंगली फ्रैक्चर हो चुकी है। और हम देखते यूजिन अपनी उंगलियों को खींच के फ्रैक्चर को ठीक कर देता है और यूजिन बोलता है 8 बजने में सिर्फ 6 मिनट बाकी है और मुझे कहीं भी लेट पहुंचना पसंद नहीं। और यूजिन काफी स्पीड से वहाँ जाने लगता है और वो सोच रहा होता है फाइट के अंदर मेरी बॉडी काफी ज्यादा अनस्टेबल हो जाती है और मुझे फाइट के अंदर ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिसमें मैं कम से कम एफर्ट के साथ बंदों को हरा सकूं। और हम देखते स्कूल के पास पहुंच यूजिन ने स्पीड को धीरे कर दिया होता है और वो बोलता है कि पीछे की सीट काफी ज्यादा गर्म हुई तो यूनसियल को बैठने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी और मुझे लग रहा है मैं 1 मिनट पहले आ चुका हूँ। और हम देखते यूजिन के वहाँ पे जाते ही जूही बोलती है हेलो ओपा और यूजिन बोलता है जूही तुम्हें काफी टाइम हो गया देखे हुए, आखिर तुम कैसी हो। और तभी जूही बोलती है अब यूनसियल को रोज बाइसाइकिल की राइड देते हैं लेकिन आपका घर तो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। और तभी यूजिन बोलता है मैं एक्सरसाइज के लिए करता हूँ। और जूही सोच रही होती है यूनसियल की फैमिली काफी ज्यादा रिच है तो आखिर उसको बाइसाइकिल पहनने की क्या जरूरत है। और हम यूजिन यूनसियल को लेकर जाने लगता है और बोलता है ठीक है जूही तो हम बाद में मिलते हैं। और जूही सोच रही थी ओपा आप काफी ज्यादा दूर दूर रहने लगे हैं, कम से कम आपको यहाँ पे थोड़ी देर रुकना चाहिए था। और हम देखते रास्ते में जाते हुए यूजिन को बोलती है जूही ने मुझे कि जियोन हायुंग ने S1 एंटरटेनमेंट को ज्वाइन कर लिया। उसने बोला कि हायुंग वहाँ पे काफी सारे कनेक्शन है तो इसीलिए वहाँ पे उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तभी यूजिन बोलते वैसे वो काफी ज्यादा टैलेंटेड भी है तो वो पक्का वहाँ पे अच्छा करेगी। पर ओपा को पता है जूही ने मुझसे आपका नंबर मांगा तो मैंने उसको दे दिया। ओपा कहीं आप इस बात से गुस्सा तो नहीं है ना। और तभी यूजिन बोलता है नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, वैसे भी आगे इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है। फिर हमें यूजिन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने कंप्यूटर के आगे बैठ के जियोन हायुंग के बारे में सोच रहा होता है। और तभी यूजिन बताता है मेरे फादर ने जब ये बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था उससे पहले वो जिस कंपनी में काम करते थे उसके सीईओ की ग्रैंड डॉटर है जियोन हायुंग और उसकी एज भी लगभग यूसीएल के बराबर होगी। और जब तक मैं 8th ग्रेड में था तो मेरी फैमिली वहीं पे रहती थी और मेरे फादर जो कि एक अनाथ थे उन्होंने ग्रेजुएट होने के बाद उस कंपनी को ज्वाइन किया और वो एक काफी समझदार एम्प्लॉय थे इसलिए सीईओ हमेशा उनको सपोर्ट करते थे।
और सीईओ को भी चीजें इन्वेंट करना काफी ज्यादा पसंद था, तो उन्होंने मेरे फादर को अपने असिस्टेंट के तौर पे रख लिया और मेरे फादर की हेल्प से उनकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पब्लिक हो गई। और जो बड़ी टेक्नोलॉजी वहाँ पे डेवलप हुई है उसके अंदर मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल है। और जो सीईओ का सन था वो भी अब्रॉड से एमबीए करके आया था और उसका मानना था कि वो सीईओ बन जाना चाहिए। और क्योंकि सीईओ मेरे फादर काफी ज्यादा पसंद करते थे, इसलिए वो मेरे फादर से काफी ज्यादा चिढ़ता था और मुझे एक बार जाके पहले वाला सीईओ से मिलना चाहिए, पता नहीं वो कैसे होंगे। और जब मैं सीईओ के बारे में सोचता हूँ तो मुझे काफी अजीब फील होता है। और मैंने सुना उनकी एज काफी ज्यादा होने की वजह से वो उस कंपनी से रिटायर हो चुके हैं और मेरा उनके साथ काफी स्पेशल मेमोरीज है। और मेमोरीज के साथ साथ काफी पेनफुल मोमेंट भी है जो कि शायद से वो भूलना चाहेंगे। और तभी हम देखते हैं यू जियोन को अननोन नंबर से कॉल आता है और जब यू जियोन उस कॉल को उठाता तो बोलता है कि तुम कौन बोल रहे हो। और वो आगे वाली लड़की बोलती है क्या तुम मेरी आवाज भी भूल चुके हो, मैं बोल रही हूँ हाई यूंग। और तभी यू जियोन बोलता तुमसे मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया, तो बताओ आखिर तुम कैसी हो। और तभी हाई यूंग बोलते इस सैटरडे को तुम्हें मेरे घर आना है क्योंकि ग्रैंडफादर तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम पक्का आओगे ना। और आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे, प्लीज अब तुम यहाँ पे एटीट्यूड मत दिखाना। और तभी यू जियोन बोलते तो आखिर मैं कब जा सकता हूँ। और हाई यूंग बोलते तुम लंच टाइम में जा सकते हो, हम लोग साथ में बैठ के खाना खाएंगे, तो इसीलिए तुम पक्का टाइम पे आना। और यू जियोन बोलता चलो ठीक है और वो फोन को काट देता है। यू जियोन सोच रहा था कि ग्रैंडफादर को क्या हुआ, लेकिन तभी यू जियोन के पास एक मैसेज आता है जो कि किसी चा मिनसे नाम की लड़की ने किया होता है और वो बोलते कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। तभी हमें नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है और यूना सोच रही थी पता नहीं क्यों यू जियोन के सामने काफी अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और बोलती है क्या तुमने इस स्टोरी के बारे में सुना। तभी यूने बोलती है कि कौन सी स्टोरी के बारे में। वो लड़की बताती है क्लास फर्स्ट की चा मिनसियो के बारे में। वो उस क्लास की काफी स्मार्ट लड़की थी और पता नहीं लास्ट नाइट उसने कुछ मेडिसिन ली थी और मैंने सुना शायद उसने अपना हाथ भी काट लिया, हालांकि उसको टाइम पे हॉस्पिटल ले गए थे, इसीलिए अब वो सेफ है। और तभी यूना बोलती लेकिन आगे अचानक से उसने ऐसा क्यों किया। और लड़की बोलती लगता उसको कोई बुली कर रहा था और मुझे लगता पक्का इसके पीछे पार्क जियोन यूंग का हाथ है क्योंकि वो सेमेस्टर के स्टार्ट से काफी ज्यादा बिगड़ी हुई है। वो वहाँ से बच्चों से पैसा लेती है, यहाँ तक कि उनका लंच भी छीन लेती है। और यूना सोच रही है पार्क जियोन यूंग ये उन बदमाश लड़कियों में से एक है जो कि स्कूल में नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक मैंने ये भी सुना है कि वो यूनक यूनियन से मिली हुई है और उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा वेल्दी फैमिली से आते हैं, पर उसके पुराने स्कूल में काफी ज्यादा एक्सीडेंट करने की वजह से उसका ट्रांसफर यहाँ पे हो गया और लास्ट ईयर फाइनेंशियल फ्रॉड की वजह से उसके फादर को अरेस्ट कर लिया गया। और उसके बाद से पार्क जियोन यूंग और ज्यादा बिगड़ गई। फिर यूना बोलती था कि उसके बाद क्या हुआ। तभी वो लड़की बोलती है मिनसियो फैमिली काफी ज्यादा गरीब है, आज लंच टाइम में उसकी मॉम यहाँ पे आई थी और उनके साथ में एक लेटर भी था जो कि चा मिनसियो ने अपना हाथ काटने से पहले लिखा था और इसीलिए लंच टाइम के अंदर स्कूल में काफी ज्यादा शोर हो रहा था। और तभी यूना बोलती है सियोक जी वहाँ पे नहीं आए। और तभी वो लड़की बोलती है सियोक जी के आने से पहले वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल आ गए और उन्होंने यहाँ पे सब कुछ चुप रहने के लिए और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कहा। और शायद से पार्क जियोन यूंग ने क्लास के सारे बच्चों को डरा रखा था और मुझे लगता है शायद ये इसी वजह से है क्योंकि पार्क जियोन यूंग की मदद काफी पावरफुल बैकग्राउंड से आती है। यूना बोलती सच में काफी ज्यादा डरावनी बात है और लड़की बोलती सच में काफी ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि हमारी क्लास का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा अच्छा है। और यूना सोची तो यू जियोन आखिर वो मेरे पीछे क्यों बैठता है, वो स्कूल का नंबर 1 स्टूडेंट जिसको स्टूडेंट के साथ साथ टीचर भी अवॉइड करते हैं और मैंने उसको कभी पढ़ते हुए नहीं देखा, उसके बावजूद भी उसके ग्रेड्स काफी ज्यादा हाई रहते हैं। और यहाँ तक कि उसको एक बार सारे पेपर के अंदर 0 मिला था जबकि उसने सारे आंसर बिल्कुल सही लिखे थे। और उस इंसिडेंट के बाद में कोई भी यू जियोन के बारे में बात नहीं करता। और अगर जीनियस के लेवल की बात करी जाए तो यू जियोन उन सारे जीनियस में नंबर 1 है। और तभी हमें सियोक जी को दिखाया जाता है जिसके पास यू जियोन ने मैसेज किया होता है कि वो कल इनसे इसलिए नहीं मिल पाया था क्योंकि उसको काफी ज्यादा काम था और आज भी उसके लिए मिल पाना काफी ज्यादा मुश्किल है और कल भी उसको लगता है कि वो नहीं मिल पाएगा, नेक्स्ट वीक भी शायद उसको काम होगा, लेकिन ग्रेजुएशन खत्म होने से पहले वो पक्का सियोक जी से मिलके जाएगा। और हम देखते इस मैच को पढ़ के सियोक जी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलते आखिर क्या फालतू बात है। लेकिन तभी हम देखते वहाँ पे सियोक जी की डॉटर आती है और वो बोलती है डैड प्लीज आप चा मिनसियो की हेल्प कीजिए क्योंकि वहाँ पे काफी सारे बच्चों को बुली किया जा रहा है। और सियोक जी सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या मैटर हो रहा है, मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता। और वो बोलता है 1 मिनट रुको मुझे एक बात बतानी है। लेकिन तभी वो बोलती है फादर मैं भी इसके अंदर इंक्लूडेड हूँ। ये बात सुनकर सियोक जी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और सियोक जी सोच रहा होता है मेरी डॉटर ऐसे बदमाश बच्चों के बीच में है लेकिन फिर भी यहाँ पे एंडोर कर लेती है, वो बहुत बड़ी बात है। और हम देखते सियोक जी की डॉटर का नाम होता है यून यूंग और यून यूंग बोलती है फादर मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। और तभी सियोक जी बोलता है तो फटाफट से मुझे डिटेल बताओ। तभी हम देखते हैं जीयोन सीईओ के घर पे आ गया होता है और अंदर जाकर वो सोच रहा होता है मुझे काफी टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए और यहाँ पे आकर मुझे फील होता है जैसे कि मैं होम टाउन आ गया हूँ। और ये एक ऐसी जगह जहाँ पे मैंने काफी ज्यादा मजे किए हैं लेकिन साथ ही में मेरी पेनफुल मेमोरीज भी यहीं से जुड़ी हुई है। और ये वो घर जहाँ मेरी फैमिली पहले रहती थी उससे पहले जब हमें निकाला गया हो। और तभी हम देखते वहाँ पे एक डॉग आता है जो कि यूजिन के गले लग जाता है और यूजिन बोल आखिर तुम कैसे थे और तुम्हें देख के लगा तुम बिल्कुल हेल्दी हो और मुझे बता के ग्रैंडफादर कैसे हैं। और तभी हम देखते वहाँ पे एक लड़की आती है बोलती है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अगर तुम घर पे आ गए थे तो तुम्हें सबसे पहले अंदर आना चाहिए था क्यों ग्रैंडफादर कम से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। सच में यू जियोन तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। और हम देखते ये वही सीईओ की ग्रैंड डॉटर होती है जिसका नाम था जियोन हाई यूंग। और यू जियोन भी सोच रहा था इसकी टोन भी बिल्कुल चेंज नहीं हुई, ये भी उतनी अग्रेसिव है।
और तभी हायुंग बोलती है अंदर एंटर करने से पहले अपने ऊपर की धूल को साफ कर लेना, वरना तुम पूरे घर को गंदा कर दोगे। और यूजियन सोच रहा होता है हायुंग ये मुझे काफी ज्यादा दिक्कत करती है। तभी हमें अंदर सीईओ को दिखाया जाता है, जिसको याद आ रहा होता है कि उसने अपने बेटे से पूछा था क्या तुम बाइक हो से मिले, और उसका बेटा जियोन इल्जा उसे बोलता है फादर मैं जानता हूं मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी, लेकिन आखिर ये काम आप यू बाइक हो कैसे दे सकते हैं। और वो अपने मन में सोच रहा होता है यू बाइक हो उसका बेटा और उसकी पूरी फैमिली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और वो अपने फादर को बोलता है फादर मैं इस चीज को हैंडल कर लूंगा। और तभी सीईओ बोलते तुम्हारे कहने के साथ ये एक मिस्टेक थी और दूसरे की टेक्नोलॉजी को चुराया, और साथ ही मैंने ये भी सुना कि तुमने अपने एम्प्लॉय को डराया धमकाया है। और तभी इल्जे बोलता है फादर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी सीईओ बोलते हैं तो लगता है तुमने ये भी गलती से कर दिया होगा, वैसे बाइक होने इस पूरी मशीन के कोर को डिजाइन किया है तो तुम्हें इस काम के अंदर उसकी हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन इल्जा बोलता है मैं उसकी हेल्प नहीं ले सकता, लेकिन मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जापान के टॉप इंजीनियर्स को बुलाया है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। सीईओ सोच रहा था भले ये मेरा बेटा है लेकिन ये किसी भी काम का नहीं, यहाँ तक इसको ये भी नहीं होता कि खुद की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। और यू बाइक हो पता नहीं मुझे क्यों उससे ज्यादा प्यार है, यहाँ तक अगर मेरे बेटे में से या फिर यू बाइक हो में से किसी को चुनना हो तो मैं हमेशा यू बाइक को चुनूंगा। और तभी सीईओ बोलते हैं मैंने सुना हायुंग ने एक एजेंसी को ज्वाइन किया है, क्या वो भी तुम्हारा डिसीजन था। तभी इल्जा बोलता है नहीं फादर वो उसका डिसीजन था, बस मैंने उसको वहां तक पहुंचने में हेल्प कर दी और आप टेंशन मत लीजिए इस प्रॉब्लम को मैं जल्दी सॉल्व कर दूंगा। और सीईओ सोच रहा था मैंने उस बच्चे को यहाँ पे हायुंग की हेल्प करने के लिए बुलाया है, और हम देखते यूजियन उसके पास पहुंच गया होता है। और तभी सीईओ बोलता है यूजियन तुम्हें यहाँ पे आने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई। यूजियन बोलता नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपसे पहले मिलने के लिए आ जाना चाहिए था। तभी सीईओ बोलता है कि तुम्हारे फादर कैसे हैं। तभी यूजियन बोलते वो हमेशा काम में बिजी रहते हैं इसीलिए मैं उनसे ज्यादा मिल नहीं पाता। और तभी सीईओ बोलते हैं तो आखिर तुम्हारी हेल्थ आजकल कैसे चल रही है। और तभी यूजियन बोलते लगभग मैं फुली रिकवर हो चुका हूँ। तभी सीईओ बोलता है लेकिन तुमको देख के लगता तुम बिल्कुल ठीक हो। यूजियन बोलता मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी है लेकिन वो चीज भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं रही। और सीईओ सोच रहा होता है ये बच्चा बहुत ज्यादा पेन में रहता है और भले ही सर्जरी की वजह से मेरी अपेयरेंस बिल्कुल ठीक हो चुकी हो लेकिन मुझे मेरा हाथ अभी पावरलेस फील होता है। और तभी सीईओ बोलते हैं मैंने तुमको यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुमसे कुछ पूछना था। मैंने सुना है कि हायुंग एसवाई एंटरटेनमेंट एजेंसी में बहुत ही जल्दी डेब्यू करने वाली है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता था। यूजियन बोलते हाँ मुझे इसके बारे में पता था। और तभी सीईओ बोलते मुझे इसके बारे में तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। और तभी यूजियन बोलते आप जैसा बोलेंगे मैं वैसे ही करूंगा। और तभी यूजियन सोच रहा होता है मुझे इसके बारे में पहले से पता था, इसीलिए मैंने यहाँ आने से पहले एसवाई एंटरटेनमेंट कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता किया और साथ ही मैंने गॉस मैकेनिक प्राइवेट लिमिटेड के बारे में पता किया। वो कंपनी जिसके सीईओ हायुंग के फादर जियोन इल्जा है और मुझे लग रहा है ग्रैंडफादर को मेरी हेल्प चाहिए। इसका मतलब ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा सीरियस है। हालांकि मैं इनका रियल फैमिली नहीं हूँ लेकिन उसके बावजूद ये मुझे रिलेटिव की तरह ट्रीट करते हैं और ऊपर से जो मिस्टेक मैंने करी थी उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और तभी सीईओ बोले तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैंने हायुंग को भी इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। और तभी सीईओ को याद आ रहा था कि उसने अपने सन से बोला था कि यहाँ पे यूजियन हायुंग की हेल्प करेगा। और तभी इल्जे बोलता है क्या आप यू बाइको के बेटे की बात कर रहे हैं, आपको पता है ना मैं यू बाइको को कितना नफरत करता हूँ क्योंकि उसने उस लड़की को मुझसे चुराया है जिसको मैं बहुत ज्यादा पसंद करता था। और आपको पता है ना कि उसने यहाँ पे क्या किया था, उसके बावजूद आप उसको प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं। और तभी सीईओ बोलता लेकिन उसने मुझे सेव किया है। और तभी इल्जे बोलता लेकिन आपने उसके लिए ऑलरेडी रीपे कर दिया है, उसकी स्कूल से लेकर बीमारी तक का हर एक खर्चा आपने उठाया है और आखिर आप ये कब तक करने वाले हैं। तभी सीईओ बोलता क्या तुम ये बात भूल चुके हो कि उस लड़के ने तुमको भी बचाया था। और तभी सीईओ बोलता चलो ठीक है साथ में चल के खाना खाते हैं। फिर हम देखते सीन चेंज होता है, हमें एक लड़की को दिखाया था जो कि बोल रही होती है तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत इजीली यहाँ से गायब हो जाओगी। और हमें दिखाया था कि वो लड़की किसी को मार रही होती है और वो दूसरी लड़की से माफी मांग रही होती है लेकिन वो उसका मुंह टॉयलेट सीट में डाल देती है और उसके बाद उसको बहुत बुरी तरह से मारती है और बोलती कल मुझे किसी हालत में $30 चाहिए और उसमें अगर थोड़ा पैसा भी कम हुआ तो तुम सोच सकते मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी और अगर तुम्हें पैसे बनाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। यहाँ पे पास में काफी सारी पार्ट टाइम जॉब है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करा सकती हूँ क्योंकि वैसे भी ये लाइफ तुम हमेशा जीना नहीं चाहोगी। और हम जैसे वो वहाँ से बाहर निकलती है तो उसके फ्रेंड उसको बोलते हैं क्या तुम्हें लगा तुम्हें थोड़ा इजी जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना कि वो मार खाते खाते मर जाए। और तुम्हें तो पता ना चाम से बस खत्म होने वाली थी। और तभी हम देखते चाम का नाम सुनकर लड़की काफी गुस्सा होती है और बोलती है मैंने तुमसे पहले ही बोला था चाम का नाम मेरे सामने मत लेना। और हम देखते ये लड़की कोई और नहीं बल्कि पार्क जियोन होती है। और तभी उसकी फ्रेंड बोलती है लगता है सियोक जिसके बारे में काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और मुझे लग रहा है इन सब के बारे में यूनियन ने उसको बताया है। और तभी पार्क जियोन सोच रही होती है सियोक जी और यूनियन ये दोनों ही काफी बड़ी प्रॉब्लम है, वैसे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब तक मेरे पास पैसे आ रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हमको बहुत ही जल्द बहुत सारे एटीएम बनाने होंगे, ये बच्चे जिनको हम मारते हैं और लगातार आके हमको पैसे देते हैं ये हमारे लिए एक एटीएम की तरह ही है। और मुझे लग रहा है ये लड़की जिसका मैंने अभी भी इलाज किया है वही बहुत जल्दी एक एटीएम बन जाएगी और वो कमीनी चाम इंसी और उसकी माँ की वजह से पक्का सियोक जी कोई ना कोई मूवमेंट करेगा। और मुझे लग रहा है ये चीजें बिल्कुल भी सही नहीं जाने वाली, ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस इन्वॉल्व हो जाए जिसकी वजह से मुझे कुछ दिन तक अपना बिजनेस बंद करना पड़े। क्या मुझे इस बारे में सैमुअल से बात करनी चाहिए क्योंकि ये बंदा कुछ भी हैंडल कर सकता है।
फिर हमें यूना को दिखाया था जो कि यूजियोन से बोल रही होती है हमें वो कैमरा अपने इवेंट के लिए चाहिए जो कि 8th ग्रेड के ली वांगपिल ने ले रखा है, क्या तुम हमारी उसमें हेल्प कर सकते हो? क्योंकि वो लड़का बहुत ज्यादा बदमाश है, इसीलिए इसके अंदर मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और मुझे उसने बोला था कि तुम ऐसे लड़के से बात करने में काफी अच्छे हो। और तभी यूजियन बोलता आखिर ऐसा किसने बोला? यूना बोलती मुझे तुम्हारे फ्रेंड यूसिक ने बोला था। और यूजियन सोचता था वो कमीना कहीं का, उसको पता चल गया था मैं कैसे बिहेव करूंगा, इसीलिए वो यहाँ से गायब है। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मैं वापस से इन्वॉल्व हो रहा हूँ। मुझे इस टाइम जाके कहीं पे सोना चाहिए था, क्योंकि मैंने सोचा कि सेकंड ईयर के अंदर मैं काफी ज्यादा लो प्रोफाइल रखूंगा, लेकिन यहाँ पे तो सेकंड ईयर की शुरुआत से चीजें सही नहीं जा रही। तभी यूजियन बोलता कि कैमरा की क्या जरूरत है, हम फोटोज को फोन से भी तो ले सकते हैं ना। और तभी यूना बोलती हमारी क्लास की जिम्मेदारी मिली है कि हमको बहुत अच्छी क्वालिटी की फोटो खींचनी है, तो इसीलिए हमें उसके लिए प्रोफेशनल कैमरा की जरूरत है। और तभी यूजियन बोलता है तो स्कूल से बोरो करने के बाद आखिर उसने रिटर्न क्यों नहीं किया? यूना बोलती वो उसको अपने पास रखना चाहता है, और मैंने सुना वो ऐसे काम करता रहता है, और अगर वो कैमरे को ग्रेजुएट होने तक भी रखे तो कोई उससे कोई सवाल नहीं करेगा। तभी यूजियन बोलता है इसका मतलब हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, हमें उससे वो कैमरा छीनना होगा। यूना बोलती हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अब तुम मेरी बात को समझ चुके हो। फिर यूजियन बोलता तो मुझे बता कि मुझे क्या करना होगा। यूना बोलती स्कूल खत्म होने के बाद में मैंने सोचा मैं क्लास 8 के अंदर जाऊंगी, तुम उस वक्त मेरे साथ चलना। यूजियन बोलते क्या वो तुम्हारा वेट करेगा? तभी यूना बोलती हाँ वो पक्का वेट करेगा। और यूजियन सोचा तो पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है मेरी बॉडी कुछ दिन तक और संभाल सकती है। और मैंने अपनी बॉडी के ऊपर काफी सारे केमिकल और ऑयल को लगा के उसकी रियल स्मेल को छुपा के रखा है, क्योंकि ये बीमारी काफी ज्यादा अननोन है और मुझे नहीं पता कब एक्टिव हो जाएगी, इसीलिए मैं ज्यादातर लोगों से दूर रहता हूँ। और यहाँ तक इस वर्ल्ड के बारे में बहुत कम जानता हूँ, इसीलिए मुझे नहीं पता कि कौन किस तरह से बिहेव करता है। और मैंने अभी तक काफी ज्यादा खुद को एंड्योर करके रखा है और किसी के सामने अपनी बीमारी को नहीं आने दिया। और तभी यूजियन बोलता है मुझे ली वांगपिल के बारे में और बताओ। और तभी मैं स्कूल खत्म होने के बाद क्लास 8 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ली वांगपिल बोल रहा होता है देखो यहाँ पे कौन है, ये क्लास है कि प्रेसिडेंट जियोंग यूना। और तभी यूना बोलती है मैंने सुना कि तुम्हारे पास कैमरा है। तभी ली वांगपिल बोलता है लेकिन मैं अभी उस कैमरे को यूज कर रहा हूँ। और यूना बोलते तुम्हें उसको लिए हुए 2 महीने हो गए और मेरा इवेंट खत्म होते मैं तुम्हें वापस दे दूंगी। और वांगपिल बोलता लेकिन मुझे यूज करना, मैंने कहा ना। तभी यूना बोलती वो तुम्हारा कैमरा नहीं है। ली वांगपिल बोलता मैंने उसको बोरो कर लिया, तो इसका मतलब वो मेरा ही कैमरा है। यूना बोलती चलो ठीक है मुझे ये बताओ तो आखिर मैं इस कैमरे को कैसे बोरो कर सकती हूँ? ली वांगपिल बोलता अब तूने सही बात करी, उस कैमरे के लिए मैं तुमसे 10,000 वॉन पर डे लूंगा, और साथ ही में तुम्हें वो पेमेंट एडवांस में करनी पड़ेगी, और प्रूफ के तौर पे तुम्हें मुझे अपनी स्टूडेंट आईडी देनी होगी। और तभी यूना बोलती कि तुम्हारा दिमाग खराब है, स्कूल की प्रॉपर्टी तुम यहाँ पे बिजनेस चला रहे हो, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मैं जाके टीचर को बता दूंगी। और हम देखते इस बात से ली वांगपिल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है तुम मुझे धमकी दे रही हो और तुम क्लास फर्स्ट से काफी ज्यादा ग्रो कर गई हो, तो तुम्हें लगता है तुम्हें काफी अच्छी तरह से बिहेव करना चाहिए, क्या तुम्हें सच में लगता है कि पुलिस तुम्हें काफी इजीली बचा सकती है? यूना बोलते आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो, फटाफट से मेरे आगे से हटो। ली वांगपिल बोलता फटाफट डोर को बंद कर दो, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए, आज चलो किसी की लाइफ के साथ खेलते बहुत ज्यादा मजा आएगा और मुझे भी यहाँ पे पता चल जाएगा कि तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगी। इस बात से यूना काफी ज्यादा शौक हो जाती है, बोलती है नहीं ऐसा मत करना, और वो यूना का मुंह पकड़ लेता है। यूना रोने लगती है और सोच रही थी आखिर वो गया कहाँ। और ली वांगपिल बोलता है आखिर तुम मुझे अब मना कैसे कर सकती हो, हम वैसे ही बहुत आगे तक आ चुके हैं। लेकिन तभी हम देखते उसके सर पे आके कुछ लगता है, और जब ली वांगपिल देखता तो एक पेन होता है और उस पेन की वजह से उसके सर में खून आने लगता है। और ली वांगपिल बोलता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरे साथ ऐसा बिहेव करने की। और हम देखते वहाँ पे यूजियन आ गया होता है और वो बोलता है आखिर स्कूल के ना तुम ये क्या नॉनसेंस कर रहे हो, ऐसा नहीं मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मेरे सर में दर्द हो गया था। और हम देखते वो अपनी चेन को बंद करने का ट्राई कर रहा होता है, और ये देख के यूना और ली वांगपिल काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। और यूजियन बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे यूना को छूने की, मैं बस थोड़ी देर के लिए लेट हो गया था क्योंकि मैं रेस्ट रूम चला गया था और उतनी देर में तुमने इतनी फालतू चीजें कर दी। ली वांगपिल बोलता आखिर तुम हो कौन? और तभी उसके साइड वाला लड़का बोलता ये तो यूजियन है। ली वांगपिल बोलता आखिर यूजियन कौन है? तभी वो बंदा बताने लगता है यूजियन पहले वो जुंगनाम हाई स्कूल के अंदर हुआ करता था, और उस वक्त मैं भी जुंगनाम में ही था, और फर्स्ट ईयर के अंदर इसके बहुत सारे र्यूमर फेमस थे, जैसे कि ये 3rd ईयर के टॉप स्टूडेंट को बुली करता था, और यहाँ तक इसने एक टीचर को भी फिजिकली असॉल्ट किया था, और इस सब की वजह से कोई भी इससे फाइट करने की हिम्मत नहीं करता। और ली वांगपिल बोलते क्या सच है? जुंगनाम हाई स्कूल एक बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस स्कूल है, लेकिन लगता है वहाँ पे कुछ पुलिस थे, लेकिन अगर इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ होता तो ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी को इसके बारे में पता नहीं होता, क्या इस बंदे के बहुत बड़े कनेक्शन है। ली वांगपिल बोलता तुम तो एक हीरो जो कि पुलिस को मारते हो, तो क्या तुम उसे यहाँ पे फाइट करके अपनी हीरोइन को बचाने के लिए आए हो? तो चलो ठीक है देखते तुम्हारे कितना दम है। यूजियन सोच रहा होता है ली वांगपिल एक ऐसे कैटेगरी से आता है जिसको पेन फील नहीं होता, यहाँ तक इसको फाइट करना बहुत ज्यादा पसंद है, और ना ही ये किसी को मारने से डरता है और ना ही मार खाने से, और यही वजह किसी से फाइट करने से पहले नहीं सोचता। और हम देखते यूजियन उसको पंच को डॉच कर लिया होता है। ली वांगपिल बोलता आज तुझे पता चल जाएगा कि तूने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी, और वो यूजियन को एक और पंच मारता है, लेकिन यूजियन उसको डॉच कर लेता है। यूजियन सोच रहा होता है इसकी फिस्ट काफी ज्यादा पावरफुल है, देखने में ऐसा लग रहा है कि अपनी फिस्ट को मूव कर रहा है, लेकिन ये सच में सब कुछ सोच समझ के कर रहा है। और हम ली वांगपिल लगातार यूजियन के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन यूजियन उसके हर एक अटैक को काफी इजीली डॉच कर रहा होता है। तभी ली वांगपिल बोलते हैं इस लड़के को देखो ये मेरे अटैक को काफी इजीली डॉच कर रहा है, इसका मतलब इसके पास स्किल तो है,
लेकिन वो अपने मन में सोच रहा होता है मैंने लगातार इसके ऊपर फोर्स स्ट्राइक करी पर उनमें से इसको एक भी टच नहीं हुई। ऐसा लग रहा है वो मेरे अटैक को पहले से देख पा रहा है। यूजियन सोच रहा होता है ये इतना भी बुरा नहीं है, इसको पता है फाइट कैसे करनी है। और तभी यूजियन उसको पोक करता है और बोलता है क्या तुम्हारे पास बस इतने ही अटैक थे। और हम देखते इस बात से ली वांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो डायरेक्ट यूजियन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन हम देखते यूजियन बोलता है तुम खत्म होने वाले हो। तभी कुछ सेकंड बाद हमें दिखाया जाता है ली वांग के मुंह से खून आ रहा होता है। ली वांग फिर सोच रहा होता है ये बंदा अभी वैसा ही सेम है, लेकिन सिर्फ इसके एक पंच की वजह से मुझे ऐसा फील है जैसे बंदा दो बन चुका है। और मैंने जैसे इसको ऊपर अटैक किया पता नहीं कहाँ से 2-3 पंच मेरे मुंह पे लगे और ये लड़का इतना फास्ट है कि मैं इसको डॉज भी नहीं कर पाया। और तभी ली वांग बोल रहा होता है तुम बस मुझसे एक पंच खा लो उसके बाद तुम नहीं बचोगे। यूजियन बोलता है तुम मेरी जगह पे होते तो तुम क्या पंच खाते। और ली वांग सोच रहा होता है मैं हर बार उसको पंच मारने वाला होता हूँ लेकिन पता नहीं क्या होता है वो अचानक से डॉज कर लेता है। इस बात से मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है लेकिन मैं इसको यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला। और हम देखते वो वापस यूजियन को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जब वो यूजियन की फिस्ट की तरफ देखता है तो वो अचानक से वहाँ पे रुक जाता है और वो देखता है कि यूजियन उसको अटैक करने वाला है और वो बहुत ही स्पीड से अपने मुंह को कवर कर लेता है। ली वांग सोचता है उसका एंड काफी ज्यादा बेकार होने वाला है। ये बंदा कोई वैसा इंसान नहीं है जिससे वो फाइट कर सके। लेकिन हम देखते यूजियन को किक मार के हवा में उठा देता है और यूजियन सोचता था मुझे उसकी बॉडी का वेट एक बलून की तरह लग रहा था इसीलिए मैं उसको एक उंगली से भी उठा सकता था। और हम देखते ली वांग जैसे नीचे आ रहा होता है यूजियन उसको लगातार पंचेस मारने लगता है और हम देखते ली वांग वापस नीचे आ ही नहीं रहा होता और हम देखते उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। और यूजियन बोला तो मुझे बताओ आखिर एक दिन का रेंट कितना है। लेकिन यूजियन वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता और तभी यूजियन उसका मुंह जमीन में मार देता है और बोलता मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही। और तभी ली वांग बोलता है प्लीज तुम उसको ले लो। तभी यूजियन वापस उसका सर जमीन में मारता है और ली वांग बोल रहा था प्लीज मुझे छोड़ दो। और हमें पता था कि वो जायंट बॉडी डर के मारे कांप रही थी। और तभी यूजियन बोलता है मेरी तरफ देखो मैं तुम्हें यहाँ पे 2 ऑप्शन देता हूँ, या फिर तो यहाँ पे तुम्हारी लेफ्ट आई जाएगी या फिर तुम्हारे यहाँ पे राइट आर्म जाएगा, तो तुम यहाँ पे चूज करो तुम किसके बिना रह सकते हो। और वैसे मुझे लगा तुम्हारे खत्म हो जाने से इस दुनिया कुछ खास फर्क पड़ेगा, तो मुझे बताकर तुम इस बारे में क्या सोचते हो। ली वांग फिर रोने लगता है और बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। ली वांग भी बोल रहा था प्लीज मुझे कोई बचा लो। और डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर दी होती है और वहाँ पे वो जमीन को अपनी नेल से खरोचने लगता है जिससे उसकी नेल्स भी टूट जाती है। और तभी उसको राइट आर्म में कुछ फील होता है और अचानक से वो अपनी आंखें खोलता है और यूजियन ने नाइफ से उसके हाथ में छोटा सा कट लगा दिया होता है। लेकिन वो डर ली वांग की आंखों में क्लियरली देखा जा सकता था। और तभी यूजियन सोचता था ऑर्डिनरी हाई स्कूलर के लिए मुझे लग रहा है ये मोर देन इनफ होगा और इतना डर इसको जिंदगी में कभी गलत काम नहीं करने देगा। और जो बंदे खुद पेन को फील नहीं कर सकते उनको नहीं पता कि दूसरों को चोट देने में कितना ज्यादा पेन फील होता है। और हम देखते ली वांग के सारे बंदे बोल रहे होते हैं ठीक है तो हम यहाँ से जाते हैं, हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। और तभी हम देखते यूजियन के पास पहुंच जाता है और बोलता है तुम्हारे साथ मुझे ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम्हें बहुत जल्दी पेन फील होने लगेगा। और हम देखते यूजियन उनमें से एक को थप्पड़ मारता है जिससे वो काफी दूर जा गिरता है और वापस एक को थप्पड़ मारता है जिससे वो 4-5 गुलाटी करके दूर जा गिरता है। और तभी यूजियन यूना को बोलता है यूना तुम हमें रूमर्स को स्प्रेड नहीं करोगी ना। यूना भी काफी डर रही होती है और बोलते हाँ मैं कभी नहीं करूंगी। और तभी यूना सोची अब मुझे पता चल गया कि आखिर स्कूल में इसके बारे में कोई भी रूमर फेमस क्यों नहीं है और मुझे लग रहा है अभी जो अंदर हुआ मैं उसके बारे में इससे बात भी नहीं कर सकती। और तभी यूजियन यूना से बोलता है क्या तुम्हें कोई और हेल्प चाहिए। और यूना सोच ही होती है अभी जो मैंने अंदर देखा तो मुझे इससे डरना चाहिए था पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। और तभी यूना बोलते अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो तो ये मेरे लिए काफी अच्छा रहेगा। और फिर हम लोग देखते वो लोग रेस्टोरेंट में आगे होते हैं और यूना को याद आता है कि उसने यूजियन से डिनर की ट्रीट के लिए पूछा था। और यूजियन सोच रहा होता है क्या ये सच में क्लास प्रेसिडेंट है। और तभी यूना बोलती है आज के इंसिडेंट में काफी ज्यादा शौक थी और सच में ये चीज काफी ज्यादा थकाने वाली थी। और यूजियन सोच रहा होता है भले तुम बाहर से शो नहीं कर रही लेकिन तुम्हारे लिए अंदर से वो फाइट देना काफी ज्यादा मुश्किल था और अगर मैं थोड़ा सा और लेट हो जाता पता नहीं क्या हो जाता। मुझे अब काफी ज्यादा गिल्ट फील हो रहा है, मुझे ली वांग को इसके साथ बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। और जो भी इंसिडेंट वहाँ पे हुआ उन इंसिडेंट को इसके माइंड को कैप्चर करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। और यूना को तो ऐसा लग रहा होगा जैसे कि वो किसी मूवी की ब्रूटल सीन देख रही है और वो भी रियल लाइफ में। और इसीलिए मैंने उसके डर को कम करने के लिए कुछ करने का सोचा। और हम देखते उसके कंधे पे हाथ रख देता है। ये देख यूना काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और यूना बोलती यूजियन आखिर तुम क्या कर रहे हो। तभी यूजियन बोलते तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं कुछ भी बुरा नहीं कर रहा। और तभी यूजियन बोल रहा होता है मैंने अपनी एनर्जी को उसके अंदर इंसर्ट कर दिया जिससे उसका माइंड काफी ज्यादा रिफ्रेश हो गया। और यूना सोच रही थी अभी थोड़ी देर पहले मुझे फील हो रहा था कि मुझे काफी ज्यादा टेंशन है लेकिन मैं पहले से काफी ज्यादा रिफ्रेश फील कर रही हूँ। और तभी यूजियन बोलता तुम अच्छा फील कर रही हो। और हम यूना शर्माते हुए बोलती है मुझे नहीं पता। और वो सोच रही होती है पता नहीं आखिर इसने क्या किया लेकिन सच में मुझे काफी ज्यादा रिफ्रेश फील हो रहा है पर मैं इसके लिए इसको थैंक यू नहीं बोलने वाली। और तभी यूना बोलती मुझे लगा तुम्हें ट्रीट देनी चाहिए। और तभी यूजियन बोलता लेकिन तुम मुझे यहाँ पे इसलिए लेके आई क्योंकि तुमने बोला था कि तुम ट्रीट देने वाली हो। तभी यूना बोलती लेकिन तुम काफी ज्यादा रिच हो। और यूजियन बोलता है भले मैं रिच हूँ तो क्या हुआ पर मेरी मॉम मुझे ज्यादा पैसे नहीं देती और ना ही मेरे डैड मुझे पैसे देते हैं। फिर हमें वापस से एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही होती है। और तभी वो बोलती है सेकंड रो के बच्चे फटाफट से उठ जाओ।
और मुझे एक स्टोरी को इमेजिन करके बताओ। और हमें बताया था इस टीचर का नाम है प्रोफेसर युंग सुक, जो कि यू जियोन की मॉम है। और हम देखते वो लड़का एक कहानी बताने लगता है कि एक लड़का इस दुनिया से ट्रांसफर होकर मैजिक की दुनिया में पहुंच जाता है और उसके बाद वहाँ पे उसकी मॉन्स्टर से फाइट होती है। और तभी प्रोफेसर युंग सुक बोलती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम यही कहानी सोच पाए? और वो कहानी भी तुम्हारी रियल नहीं है, तुम अपने बाजू वाले का कॉपी कर रहे हो। और ना ही तुमने स्टोरी को सही समझाया कि आखिर वो कब, कहाँ और कैसे गया। और तुम्हारे कैरेक्टर के कुछ नाम भी नहीं है। और फिर हम देखते वो क्लास एंड हो जाती है और प्रोफेसर युंग सुक यूजिन को फोन करके बोलती है, क्या तुमने खाना खा लिया? और तभी यूजिन बोलते हैं, हाँ मैंने तो खाना खा लिया, लेकिन क्या आपका काम खत्म हो चुका है? और तभी प्रोफेसर युंग सुक बोलती है, नहीं आज का काम काफी ज्यादा मुश्किल था, हालांकि फिजिकली यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मेंटली ये बच्चे मुझे परेशान कर देते हैं। और तभी यूजिन बोलता है, मॉम आप ज्यादा टेंशन मत लो। और तभी प्रोफेसर युंग सुक बोलती है, मुझे तुम्हारी हमेशा टेंशन रहती है और मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाती। और तभी यूजिन बोलता है, अगर आपको बुरा लग रहा है तो कैसा रहेगा आप मेरी पॉकेट मनी को बढ़ा दो। और तभी उसकी मॉम बोलता है कि तुम क्या कहने का ट्राई कर रहे हो? यूजिन बोलता है, कुछ नहीं मॉम। और तभी यूजिन बोलता है, मॉम आखिर डैड कहाँ पे है? और उसकी मॉम बोलते, मुझे काम आ गया, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, और वैसे भी बड़ों की बातों में तुम्हें दिमाग लेना चाहिए। और हम देखते यूजिन बैठ के यूसीएल को पढ़ा रहा होता है। यूसीएल बोलती, क्या मॉम थी? यूजिन बोलता है, हाँ वो मॉम थी। और तभी यूसीएल बोलती है, पता है मुझे हायून ने फ़ोन किया था और उसने मुझे बोला कि हम नेक्स्ट वीक से घर जाने वाले हैं। यूजिन बोलता है, हाँ उसने बिल्कुल सही कहा। और तभी यूसीएल बोलती, लेकिन ऐसा क्यों? यूजिन बोलते, क्योंकि ग्रैंडफादर चाहते हैं। यूसीएल बोलते, मतलब कंपनी के सीईओ? यूजिन बोलते, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी यूसीएल बोलते, ब्रदर क्या आप ठीक रहेंगे? तभी यूजिन बोलता है कि इसमें क्या बात है? यूसीएल सोच रही होती है, ग्रैंडफादर काफ़ी अच्छे हैं लेकिन उसके घर के लोग वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है। यूसीएल बोलती, ब्रदर का हेल्थ भी ठीक नहीं है। यूजिन बोलते, मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुका हूँ। और तभी यूजिन उसके सर पे हाथ रखता है, बोलता है, क्या तुम्हें मेरी टेंशन हो रही है? और यूजिन सोच रहा होता है, जब मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन फील होता था और मैं हॉस्पिटल भी नहीं जा सकता था, तब मेरी सिस्टर हमेशा मेरे साथ थी, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और तभी यूजिन बोलते, एक बार अपने आंसू की तरफ देखो, क्या तुम दिन में सपने देख रही हो? तुम्हारे 5 आंसू गलत है। और तभी यूसीएल सोच रही होती है कि ब्रदर भी मिडिल लेवल स्कूल पे है, उसके बावजूद ये प्रॉब्लम को इतनी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। क्या सच में दुनिया में कोई ऐसा इंसान है? नहीं, एक इंसान और है जो कि है मेरे डैड। और इन 2 मॉन्स्टर की वजह से मुझे लगता है मैं काफ़ी ज़्यादा डफर हूँ। और मॉम भी एक अलग ही बॉस है जो कि बहुत ही डिफरेंट वे में सोचती है। और मैंने तो आर्ट्स ले रखी है, अगर मैं मॉम की फिलोसफी, हिस्ट्री और इकोनॉमी में फंस गई तो मुझे लग रहा है मेरे को बहुत टाइम लगेगा निकलने के लिए। ये बहुत ज़्यादा बुरा है, लेकिन मेरे पास एक नॉर्मल फैमिली क्यों नहीं है? और हमने तो वहाँ पे क्लास 5 की होमरूम टीचर सोच रही होती है। मैं लगातार कुछ दिनों से क्लास 5 का इंटरव्यू ले रही हूँ और मुझे वहाँ पे कुछ भी अनयूजुअल फील नहीं हुआ। पहले जो बच्चे बहुत ज़्यादा बदमाश हुआ करते थे, अब वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में बिहेव करते हैं। और सारे टीचर भी हमेशा मुझे बोलते रहते हैं, आपकी किस्मत काफ़ी अच्छी है कि आपको यहाँ पे क्लास 5 मिली है। सच में वो बच्चे काफ़ी डिसिप्लिन वाले हैं। और ऐसी स्कूल के अंदर एक क्लास जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इन सब के पीछे पक्का उस बच्चे यूजियन का हाथ है। और हमें बताता है क्लास 5 के होमरूम टीचर का नाम होता है हो यून। और हम देखते यूजियन स्कूल के टेस्ट पे होता है और सोच रहा था आजकल काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है, मैं काफ़ी दिनों से बीमार भी नहीं पड़ा और ये मेरी लाइफ में पहली बार हो रहा है क्योंकि मैं हर एक टाइम पेन में जिया हूँ। और आखिर यहाँ पे नेक्स्ट क्लास की चीज़ है, मैं रोज़ सोचता हूँ कि मैं क्लास को डिच करूँगा, लेकिन हर बार मैं मना कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे फादर तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरी मदर वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है और ख़ासकर स्कूल के मैटर में। और जब मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा पेन में होती थी और कोई भी चीज़ मुझे आराम नहीं दे पा रही थी, उस टाइम जब उनके बेटे को काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रहा था, इतना पेन कि वो मरना चाहता था, उस टाइम में मेरी मदर अपनी डिमांड पे टिकी हुई थी। उन लोगों के डिस्कशन का एक ही टॉपिक था कि हम लोग को इसको एंटीबायोटिक देना चाहिए, पेन किलर। और पता नहीं क्या उन लोगों ने एक एग्रीमेंट कर रखा था कि हम अपने बेटे को कभी हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे। सच में मुझे वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्रूअल लगती थी, लेकिन एक टाइम था जब मेरे फादर और मदर दोनों बाहर गए हुए थे और उस वक्त अचानक से ये बीमारी मुझे स्ट्राइक कर गई। तो सीईओ ग्रैंडफादर ने मेरी कंडीशन को देखते हुए मुझे हॉस्पिटल ले गए और मैं वहाँ पे अंदर बैठकर देख सकता था कि कैसे सीईओ और मेरे फादर के बीच में बहस चल रही थी। और जब हॉस्पिटल वालों ने मुझे चेक किया तो उन्होंने बोला, ऐसा केस हमने आज तक कभी नहीं देखा, इसके मसला होगा कि एजिंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रही है और हमारे हिसाब से 1 साल से ज़्यादा नहीं जी सकता। और ये सुनकर तो मुझे काफ़ी अजीब लगा था कि मतलब मेरी लाइफ सिर्फ 1 साल की है। और उन्होंने कहा ये डिजीज अननोन है और उन्होंने मेरे फादर मदर को हॉस्पिटल में रहने के लिए कहा क्योंकि उनके हिसाब से उनको एक सैंपल मिल गया था जिसको टेस्ट करके वो काफ़ी ज़्यादा नाम कमा सकते थे। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने डॉक्टर से फाइट करी और मुझे वापस से घर ले आए और मुझे पता नहीं कि हॉस्पिटल से काफ़ी ज़्यादा नफरत हो गई, साथ ही में मेरे मॉम और डैड से भी। और वहाँ पे सब कुछ काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहा था और जो मेरे सीईओ ग्रैंडफादर है उनको मेरे पेरेंट्स की क्रूअल्टी पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने काफ़ी टाइम तक उससे बात करना बंद कर दिया। लेकिन तभी हम देखते यूजिन के सामने यूना आते और बोलते, क्या तुम रो रहे हो? और यूजिन बोलता कि किसने बोला कि मैं रो रहा हूँ? यूना बोलते, नहीं तुम्हें देख के लग रहा था कि तुम रो रहे हो क्योंकि तुम्हारा गला भी पूरी तरह से सूख चुका था और तुम्हारी आंखों में मुझे पानी दिखा। तभी यूजिन बोलता कि तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो? यूना बोलती, क्या इतना करने से तुम मुझसे फाइट करोगे? और यूजिन बोलता है, मैं तुम्हारी अब कोई हेल्प नहीं करने वाला क्योंकि अगर मैं तुम्हारी और हेल्प करूंगा तो बहुत जल्दी र्यूमर स्प्रेड हो जाएंगे। तभी हमें सियोक जी को दिखाया जाता है जो कि चाम मिंसू के बारे में सारे बच्चों से पूछ रहे होते हैं और बोल रहे होते तुम लोग सेम क्लास में पढ़ते हो
उसके बावजूद तुम्हें नहीं पता उसके साथ क्या हुआ। और जब सियोक जी देखते वो बच्ची काफी ज्यादा कांप रही है और वो बोलते चलो ठीक है तुम जा सकती हो और मैं यहाँ पे किसी को नहीं बताना कि तुम यहाँ पे आई थी। और तो यहाँ पे एक और लड़की आई होती है और वो भी बोल रही थी मुझे नहीं पता इसके बारे में। और तभी हम देखते एक लड़की ने आके पार्क जियोन को सब कुछ बता दिया होता है कि सियोक जी सबको एक एक करके बुला के चा मिनसो के बारे में पूछ रहे हैं और आज होंग यूंग जुंग का बारी है। और हम देखते इस बात से पार्क जियोन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोच रही थी टीचर यून सियोक जी तुम ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे। और तभी पार्क जियोन बोलती है कि आखिर लोग वहाँ पे जाके क्या बोल रहे हैं, क्या तुमने इनसे पूछा। वो दूसरे लड़के बोलते नहीं मैंने इनसे पूछा तो नहीं, लेकिन इन लोग के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सियोक जी को सच बता सके। और पार्क जियोन सोच रही होती है वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल स्टोर से जुड़े हुए हैं तो मुझे पता है वो तो दिक्कत नहीं करेंगे, लेकिन यून सियोक जी उन सबसे काफी ज्यादा अलग है। और जब बात हो ड्रग्स की तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी रिवील नहीं हो सकती और वो कमी चाम मिन से उसकी वजह से मैं काफी बुरा फंस सकती हूँ। और तभी जियोन यून किसी से फोन में बात कर रही होती है और बोलती है ओपा आखिर क्या हुआ, मैंने आपसे कहा था ना उस लड़की की मॉम का इलाज कर दीजिए। और तभी वो आगे वाला बंदा बोलता है वो कम से कम 3 से 4 बार पुलिस स्टेशन गई है और सच में औरत काफी दिक्कत कर रही है और मैं नहीं चाहता कि मैं उसका एक्सीडेंट करके खुद के ऊपर अटेंशन लेके आ जाऊं क्योंकि पुलिस का भी ध्यान उसके ऊपर है। और तभी जियोन यूंग बोलती है तो आखिर उस लड़की के बारे में क्या। तभी वो आगे वाला बंदा बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा खराब है, आखिर मैं उस लड़की का क्या ही कर सकता हूँ जो कि अपने घर के अंदर बैठी हुई है, यहाँ तक कि बाहर आने से भी मना कर रही है। और तभी जियोन यूंग बोलती है ओपा आप मुझे सही सही बताओ आखिर आपको और क्या चाहिए। और तभी वो आगे लड़का बोलता है जियोन यूंग तुम काफी ज्यादा चालाक हो, तुम एक काम करो आज रात मेरे लिए कुछ ड्रग लेके आ जाओ। और तभी जियोन यूंग बोलती चलो ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा, मैंने तुम्हें यहाँ पे एक फोटो भेजी है फटाफट उसको चेक करो। तभी वो बंदा बोलते तो कोई अंकल लग रहा है। तभी जियोन यूंग बोलती है ये हमारे स्कूल का टीचर यून सियोक जी है और ये बंदा काफी ज्यादा मेरे काम के बीच में आ रहा है तो तुम इसका ध्यान रख लेना। और हाँ मैं तुम्हें एक बात बता दूं वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, शायद से वो कोई स्पेशल फोर्सेस में रह चुका है तो इसीलिए उसे डील करना इतना भी आसान नहीं होगा। और तभी वो आगे वाला बंदा बोलता है अगर वो कोई स्पेशल फोर्स में रह भी चुका है तो भी इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी वो एक अंकल बन चुका है तो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और हम देखते जियोन यूंग ने फोन को काट दिया होता है और जियोन यूंग फोन काटने के बाद बोलती है अब यून सियोक जी का तो काम हो जाएगा। और तभी वहाँ से जाने लगती है तो एक लड़की पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। जियोन यूंग बोलती मैं ली वांगविल से मिलने के लिए जा रही हूँ। तभी वो लड़की बोलती है लेकिन वो तो स्कूल आया ही नहीं है। जियोन यूंग बोलती लेकिन आखिर वो क्यों नहीं आया। और तभी वो लड़की मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, लेकिन वो तो कल से ही स्कूल नहीं आ रहा। और जियोन यूंग सोची क्या सच में उसको इतना इंपॉर्टेंट काम आ चुका है कि वो मेरी अपॉइंटमेंट तोड़ेगा, ऐसा तो उसने आज तक भी नहीं किया, पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी जियोन यूंग बोलते जाके उन बंदों से पता करो जिनके साथ वो घूमता है, उनको पता होगा वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा। और शायद से वो एक लड़की से मिलने वाला था जिसका नाम शायद होंग यूंजू है, उसको भी मेरे पास लेके आओ। तभी सीन चेंज होता है और हमें यूजुन के घर के बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है और हम देखते यूजुन जाके एक ट्यूब में बैठ गया होता है और वो बोल रहा होता है मुझे पहले से काफी ज्यादा पेन फील हो रहा है, लगता है मोल्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। और यूजुन बताता है जैसे मैं इस ट्यूब में लेटता हूँ वो ट्यूब अपने आप बंद हो जाता है और वो चैम्बर रोटेट करने लगता है और मेरी बॉडी के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक रोप को बांधा जाता है और मेरी बॉडी की हालत एक कोकून जैसी हो जाती है। और जब ये प्रोसेस हो रही होती है तभी उस चैम्बर में काफी सारे फोम बाहर निकलते हैं जो कि काफी स्पेशल मटेरियल से बने हैं जिनकी वजह से मेरी साउंड बाहर नहीं जाती। और मेरी बॉडी को इतनी बार रोटेट किया जाता है कि अगर ये स्टील भी था तो ये टूट जाता, लेकिन क्योंकि एक इलास्टिक रोप है इसलिए नहीं टूटता। और जब मैं चिल्ला रहा होता तो वो आवाज इतनी ज्यादा होती है कि उतनी आवाज को ह्यूमन नहीं निकाल सकता, लेकिन मेरी वो सारी आवाज बेसमेंट के बाहर नहीं जा पाती। और जब मेरी हालत इतनी खराब हो रही होती है तो मैं अपने पेरेंट्स को याद कर रहा होता हूँ, लेकिन वो इस वक्त भी मेरे पास नहीं होते। और मैं हमेशा गॉड से यही क्वेश्चन पूछता हूँ कि गॉड आखिर हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, और गॉड ये सब होने का मुझे प्लीज एक रीजन दे दो। और जब ये प्रोसेस खत्म हुई तो मुझे पूरी दुनिया वाइट दिख रही थी और जब मैंने वहाँ पे फोकस किया तो मैं वहाँ के दीवारों के गेप्स को भी देख पा रहा था, यहाँ तक कि मैं इंसेक्ट के पाँव को भी काफी इजीली देख पा रहा था। और जब मैंने रिलैक्स किया तो मैं कुछ रेस को देख पा रहा था जो कि नॉर्थ पोल की डायरेक्शन दिखा रही थी। और पहले मैं अपनी एबिलिटी की हेल्प से सिर्फ इंफ्रारेड को देख पा रहा था, लेकिन अब मैं अल्ट्रावायलेट रेस को भी देख पाता हूँ और लगता है फ्यूचर में मेरे पास एक्सरे विजन भी आ जाएगी। और पता नहीं क्यों मुझे धीरे धीरे लग रहा है कि मैं एक मॉन्स्टर बन रहा हूँ। और जो मेरे सुनने की कैपेबिलिटी है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और जब ये मॉल्टिंग खत्म होती है तब मेरी सुनने की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है और उस वक्त मुझे काफी सारी आवाजें सुनाई देती है जिसकी वजह से मेरा सर फट रहा होता है। लेकिन काफी ज्यादा फोकस और ट्रेनिंग के बाद मैं साउंड को कंट्रोल कर लेता हूँ, लेकिन मुझे लग रही है तो बस पेन की शुरुआत है और कोई ना कोई दिन ऐसा आएगा जिस दिन मेरा ये पेन खत्म हो जाएगा। और जब वो अपने कमरे में चेक करता तो बोलता है कि मेरे सेंसेस पहले से 4 गुना बढ़ चुके हैं और मुझे लग रहा है मेरी ये पावर्स मेरी बॉडी की लिमिट को सरपास कर चुकी है और शायद मेरी बॉडी इन पावर को ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगी। और कभी कभी मुझे लगता है कोई बीमारी नहीं है बल्कि मैं ही शायद ह्यूमन नहीं हूँ। और जब मैं मॉम डैड से इस बारे में पूछता हूँ तो वो लोग भी बोलते हैं उन्हें भी नहीं पता, लेकिन वो लोग कभी नहीं चाहते कि मैं हॉस्पिटल जाऊँ। और ये सब तब स्टार्ट हुआ जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में था और सेकंड टाइम मुझे मिडिल स्कूल में फील हुई। और जब मेरे ग्रैंडफादर को पता चला तो वो लास्ट टाइम जब मैं हॉस्पिटल गया था और उस वक्त हमें पता चला कि बीमारी ठीक नहीं हो सकती और मेरी फैमिली में सबको पता कि मेरे चेकअप में क्या निकला, लेकिन मुझे फिर भी किसी ने नहीं बताया।
और मुझे लग रहा है गॉड ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, लेकिन फिर भी मैं इस पेन को सहता हूँ क्योंकि मुझे जीना है। और इन सब चीज़ों के बाद में मुझे लाइफ और डेथ से इतना फर्क नहीं पड़ता। और इन सब चीज़ों के बाद में मैंने अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर दिया और सर्वाइव करने के लिए बहुत सारे एफर्ट डाले। मैंने मेडिकल और केमिस्ट्री की सारी बुक्स पढ़ ली और मैं ह्यूमन की जेनेटिक्स पढ़ने के पीछे पागल हो गया था। और इसी वजह से मैंने एक ऐसा टूल बनाया जिससे मैं दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल को हैक कर सकता हूँ। और मैंने अपनी सेम डिजीज को चेक करने के लिए दुनिया के जितने बड़े हॉस्पिटल सबको हैक किया, लेकिन मुझे कहीं भी मेरे जैसा केस नहीं मिला। और जब मैंने खुद की बॉडी को चेक किया तो मुझे पता चला मेरी बॉडी की सेल्स काफी ज्यादा चेंज हो रही है, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन रहा हूँ। और फाइनली मुझे यूएस की मिलिट्री हॉस्पिटल में एक अपने जैसा केस मिला, लेकिन जब मैंने उसके बारे में वापस चेक किया तो उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी तरह डिलीट कर दी गई थी। और मैं बस यही सोचता था कि आखिर उस रिकॉर्ड को डिलीट क्यों किया गया। वो मेरे सेम प्रोसेस से गुजर रहा था, हो सकता है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन रहा हो। तो या फिर तो उसे पावरफुल बनाया जा रहा होगा या फिर उसे मार दिया गया होगा। और अब ये पहली बार है जब मुझे समझ में आया कि आखिर मेरे पेरेंट्स मुझे हॉस्पिटल जाने से मना क्यों करते हैं। पहले मुझे लगता था कि उन्हें मुझसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असलियत में रीज़न कुछ और था। और मुझे लग रहा है जल्दी मॉल्टिंग प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है। और तभी यू जीन को टीचर हुइन का फ़ोन आता है। यू जीन बोले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं कल स्कूल नहीं आया। और तभी टीचर हुइन बोलती है मैंने तुम्हें कल कॉल किया था पर तुमने कॉल नहीं उठाया, अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तुम्हें बोल देना चाहिए था। और क्या तुम हॉस्पिटल गए थे? यू जून बोलते नहीं मैं हॉस्पिटल तो नहीं गया, पर अगर मेरी तबीयत ठीक है तो मैं कल आ जाऊंगा, और अगर मैं नहीं आ पाया तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और तभी उसको अपनी बॉडी में कुछ फील होने लगता है और वो बोलता है मॉल्टिंग की प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुकी है तो आखिर अब ये क्या है। और तभी उसको वहाँ पे उल्टी होने लगती है। और फिर यू जून बताइए सब मेरे साथ पहले भी हो चुका है, जब भी मॉल्टिंग कंप्लीट होती है तो मुझे उल्टी होने लगती है और मुझे लगता है मेरी बॉडी के सारे सेल टूट के बाहर निकल रहे हैं और मेरी बॉडी वापस रीजनरेट कर रही है। और इस वक्त मुझे अपने माइंड को पूरी तरह से कॉन्शियस रखना पड़ता है ताकि मैं इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकूं। और ये प्रोसेस कुछ दिनों तक चलती रहती है और इस बीच में बिल्कुल भी आराम नहीं कर सकता क्योंकि इस टाइम मेरी बॉडी काफी ज्यादा वीक हो जाती है। और मैं अपने माइंड की हेल्थ से अपनी बॉडी को उस तरह से ढालता हूँ। और हम देखते पूरे 4 दिन बीत गए होते हैं और वो प्रोसेस कंप्लीट हो गई होती है। और यूजुअल बोलते मैं लगातार 4 दिन एब्सेंट हो गया, टीचर हुई तो मुझे मार ही डालेगी। और जब वो फोन उठाता तो उसकी मॉम का मैसेज आया होता है और उसकी मॉम ने उसको बोला होता कि तुम हिम्मत रखना। और हम यूजिन को चलने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। और जब अपनी चेयर पे आके बैठता है तो बोलता है कि मैंने मुश्किल से 5 कदम चले हैं, पर मुझे लग रहा है कि मैंने 10 किलोमीटर की रनिंग करी हो। और शायद ये तीसरी बार नहीं बल्कि चौथी बार हुआ है मेरे साथ। और फिर यूजिन वहाँ पे नहाने के लिए जाता है और वो बोलता है जिस पानी में नहाता हूँ वो एक स्पेशल केमिकल है और वो मेरी बॉडी के लिए बाहर से कोटिंग का काम करता है जिससे मेरी बॉडी स्ट्रांग रह पाए और इससे मेरी बॉडी की रियल स्मेल भी छुप जाती है। और नहाने के बाद अब मेरी बॉडी इतनी वीक फील नहीं हो रही, हालांकि मुझे काफ़ी अजीब फील हो रहा है, पर कोटिंग ने काफ़ी अच्छी तरह से काम किया। पर फिर भी मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर मैं अपनी स्किन को जोर से खींच दूँ तो वो फट जाएगी। और फिर यूजन अपनी बॉडी के ऊपर परफ्यूम लगाने लगता है जो कि उसने खुद ने रेडी किया होता है और वो बोलता है ये मेरी बॉडी की स्मेल को पूरी तरह छुपा देगी। और फिर यूजन बोलता है कि मुझे गॉड ने काफ़ी ज़्यादा पेन दिया है इसीलिए मैं अपनी बॉडी को रिक्रिएट कर रहा हूँ। उसके लिए मैं 2 इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। सबसे पहले ह्यूमन बॉडी को समझना, और ह्यूमन की बॉडी को समझने के बाद मैं अपनी बॉडी को गॉड के लेवल का बनाऊंगा। अब इसके आगे क्या गॉड ने और ह्यूमन बॉडी को समझने के बाद मैं अपनी बॉडी को गॉड के लेवल का बनाऊंगा। फिर हम देखते हैं सीन चेंज होता है, हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक बंदा दूसरे बंदे को स्टॉक खरीदने के लिए बोल रहा होता है। तभी हम देखते पहला वाला बंदा बोल रहा होता है मुझे ये स्टॉक में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, तो प्लीज तुम मुझे फोर्स मत करो। और हमें बताया था उस बंदे का नाम था वॉन हा। तभी वो दूसरा बंदा बोलता है जिस सोर्स से मुझे पता चला वो काफी ज्यादा पक्की है, ये वाला स्टॉक काफी ज्यादा ऊपर जाने वाले हैं और मैं ऑलरेडी इसे $400 का प्रॉफिट बना चुका हूँ जिससे मैंने टाई खरीदी। देखो ये टाई कितनी ज्यादा महंगी है, तो तुम देख सकते हो मैं यहाँ पे काफी ज्यादा पैसे बना रहा हूँ, तो तुम्हें यहाँ पे और ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और $1000 को इन्वेस्ट कर देना चाहिए। और तभी हम देखते वॉन इधर तो देखने लगता है, बोलता है मुझे मेरे पैसे दिख ही नहीं, आखिर मेरे पैसे कहाँ गए। और तभी हम तो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है तुम मेरी बात पे भरोसा करो क्योंकि मेरे हिसाब से तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। और हम देखते वॉन सोच रहा होता है इस बंदे ने मुझे गॉस मैगजीन के स्टॉक दिए थे और वो स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे, लेकिन अचानक से वो कंपनी काफी ज्यादा डिक्लाइन करने लगी और वो लोग पॉलीमर मेटल और बायोमेटल के अंदर काफी अच्छी टेक्नोलॉजी रखते हैं, लेकिन उन लोगों की मैनेजमेंट खराब होने की वजह से उन लोगों के लॉसेस लगातार बढ़ते रहे और साथ ही साथ उस कंपनी की मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा थी और यहाँ तक कि बाद में चलकर उनकी टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा दिक्कत भी आ रही थी। और जब वहाँ के फाउंडर सीईओ थे तब भले ये कंपनी काफी ज्यादा छोटी थी लेकिन इसका नाम काफी ज्यादा था। वहीं सीईओ जियोन इल्जे के अंडर में इन्होंने काफी अपने बिजनेस को बढ़ाया और बहुत सारे कंपनीज को अपने अंडर में ले लिया। इससे उनकी कंपनी की साइज तो 10 गुना बढ़ गई पर कंपनी भी काफी ज्यादा लॉस में चली गई। और तभी हम देखते हो दूसरा बंदा बोलता है तो आखिर तुम क्या सोच रहे हो, ऐसी अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती और मैं तुम्हें बता दूं इस कंपनी का सीईओ भी काफी ज्यादा अच्छा है। तभी वो ना सोच रहा होता है ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है क्योंकि ट्राइस्टार ग्रुप काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और इसका इस इंडस्ट्री में काफी बड़ा नाम है और साथ ही मैं अपनी लाइफ कब तक सैलरी पे निकालूंगा और मुझे मेरी मदर के मेडिकल खर्चे के लिए काफी सारे पैसों की जरूरत है और मुझे यहाँ पे अपनी शादी के लिए पैसे बचाने हैं। लेकिन 1 मिनट रुको, शादी करने के लिए कोई होनी तो चाहिए। और वो उस बंदे को बोल देता है मुझे यहाँ पे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। और तभी हम देखते हो दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, अच्छा टाइम किसी का वेट नहीं करता, अगर तुम इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हो तो ये वापस लौट कभी तुम्हारे पास नहीं आएगी
और हम देखते ये सब सुन के वो ना काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोचता है कि मैं ये सब क्यों सुन रहा हूँ। यहाँ पे सारे लोग बिल्कुल सेम है, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, स्पेशली जैसे बंदे पे जो कि मुझे फोर्स कर रहा है। और वो उसको मिडिल फिंगर दिखाता है और बोलते हैं यहाँ से भाग जा। और हम देखते वहां से बाहर जाते हुए सोच रहा होता है आज मैं पता नहीं क्यों काफी ज्यादा चिढ़ गया। नॉर्मल में सबको स्माइल देके मना कर देता हूँ। और हम देखते वो ना जैसे अपने सर को टच करता है तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर हम देखते वो अपने घर आ गया होता है और कपड़े उतार के लेट जाता है और बोलता है मुझे अपनी बॉडी को कर्ल करना होगा क्योंकि अभी मुझे जो पेन होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम होगा। और पता नहीं बीमारी कौन सी है, पर इस बीमारी की वजह से मुझे कॉलेज में 1 साल छुट्टी लेनी पड़ी थी। और वहीं लेफ्ट पैर मुझे चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और कभी कभी मुझे लगता है मुझे पेन फील नहीं हो रहा, बल्कि मेरी बॉडी में बिल्कुल पावर ही नहीं है। और जब मैंने हॉस्पिटल जाकर चेक करा तो मुझे पता चला मेरी बॉडी की 95% नर्व डैमेज हो चुकी है। और उन लोगों का कहना था कि एक वायरस है, पर पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता ये कोई वायरस है, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर काफ़ी अजीब से चेंजेस होते हैं। और मैंने इस बारे में इसलिए किसी को नहीं बताया क्योंकि मैंने चाहता कि लोग मुझे पागल समझे, और इसीलिए डर के मैंने हॉस्पिटल जाना भी बंद कर दिया। और तभी वो ना वहाँ पे उल्टी होने लगती है और वो बोल देता तो आखिरकार ये वापस आ गया। मुझे लगता है मुझे ये फीलिंग वापस से 5 साल बाद आ रही है। सच में मुझे लगा था कि मेरा ये पेन खत्म हो चुका है और अब मुझे लग रहा है धीरे धीरे मेरी बॉडी के अंदर पावर फील हो रही है, यहाँ तक कि मैं अपने लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग को भी बहुत ही इजीली मूव कर पा रहा हूँ। और अगर मैं इसी तरह से इंप्रूव करता गया तो शायद से मेरी बॉडी पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। और मुझे नहीं पता ये चीज़ वापस से कब आएगी, लेकिन सच में जब भी आती है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन फील होता है। और अब मुझे लगता है मुझे अपने आप को वापस से स्टेबल करना होगा। और फिर मैंने मिरर के सामने अपनी नोज़ को टच किया और वहाँ पे टच करते मेरी बॉडी के साथ साथ वहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया और मुझे तो लग रहा है कि मैं एक म्यूजिशियन बन रहा हूँ। तभी हम देखते सीन चेंज होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। पार्क जियोन ली वांग से पूछ रही होती है आखिर तुम्हारे फेस की हालत कैसे हुई, क्या किसी ने तुम्हें यहाँ मारा है। लेकिन हम देखते ली वांग बोल रहा होता है मैं तुमको नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ है। पार्क जियोन बोलती मुझे दूसरे लोगों से पता चल चुका है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे मुँह सुनना चाहती हूँ। तभी ली वांग बोलता है क्या उन लोगों ने तुम्हें बता दिया, लेकिन फिर भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं बता सकता। इस बात से पार्क जियोन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो बोलते क्या तुम सच में मेरे साथ ऐसे बिहेव करोगे। और पार्क जियोन मन में सोच रही होती है ऐसा तो कभी नहीं हुआ, जब भी मैं इससे पूछती थी वो मुझे हर चीज़ आराम से बता देता था। और ये जिस तरीके से मुझसे आई कॉन्टेक्ट करने में डर रहा है, मुझे लग रहा है ये फाइट के अंदर काफ़ी बुरी तरह से मार खाया है और पता नहीं क्यों आजकल सब कुछ बेकार चल रहा है। और मैं तो बस ये सोच रही हूँ आखिर ली वांग को इतनी बुरी तरह से किसने मारा होगा। और तभी पार्क जियोन बोलती है प्लीज़ मुझे बता दो आखिर तुम्हारी हेल्प किसने की है, मैं तुम्हारी पक्का हेल्प करूँगी। तभी ली वांग बोलता है लेकिन तुमने तो कहा तुम्हें ऑलरेडी पता है, तो आखिर तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। तभी पार्क जियोन बोलती मैं तुमसे झूठ बोल रही थी, उन लोगों ने भी कुछ नहीं बोला। और हम ये सुन के ली वांग के पसीने छूटने लगते हैं। और तभी पार्क जियोन सोच रही होती है ली वांग पे जिसके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं था, आखिर किसने उसकी ऐसी लत करी, क्या यहाँ पे कोई गैंगस्टर था। लेकिन ये चीज़ तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के आसपास कोई भी गैंग मौजूद नहीं है और इसके पर्सनल मैटर मुझे नहीं लगता कोई टांग अड़ाएगा। तभी पार्क जियोन बोलता है तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे मिलने के लिए कभी नहीं आऊँगी। और ली वांग बोलता अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, आप मुझसे मिलने के लिए मत आना। पार्क जियोन सोच रही होती है कि आखिर कौन वो बंदा जिसने इसको इतना बड़ा इडियट बना दिया। और तभी वो ली वांग से कैमरा मांगती है और कैमरे का नाम सुनकर ली वांग काफ़ी डर जाता है और बोलते मेरे पास कोई कैमरा नहीं है। और तभी पार्क जियोन बोलती है आखिर तुम अचानक से इतना डर क्यों गए, तो मुझे बता आखिर तुमने कैमरे को किसको वापस किया है। ली वांग डरते हुए बोलते मैंने स्कूल को वापस कर दिया। फिर हम देखते पार्क जियोन अपनी क्लास में आ गई होती है और उसके बाद एक लड़की आके बोल रही होती है क्लास 5 की प्रेसिडेंट जियोंग यूना के पास वो कैमरा है और उनको एक कैमरा इवेंट के लिए चाहिए था। और हाँ एक बात और है, क्लास 5 का यू जियोन उसी ने कैमरा को रिटर्न किया है और उसके बाद जियोंग ने उस कैमरे को बोरो कर लिया। और तभी पार्क जियोन बोलती है यू जियोन आखिर ये कौन है, मैंने ये नाम पहले क्यों नहीं सुना। और तभी हम देखते लड़की बोलने में सोच रही होती है और तभी पार्क जियोन उसका वजह थप्पड़ मारती है और बोलती है आखिर तुम इतना सोच क्यों रही हो। और तभी उसको किक मारते हुए बोलती है लगता है मैं तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा ईजी जा रही हूँ और बाकी सारे लोग मुझे बताओ आखिर ये यू जियोन है कौन। और हम देखते बाकी के लोग भी नहीं बोल रहे होते। और तभी पार्क जियोन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और बोलती है मुझे यू जियोन के बारे में कल तक सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके फ्रेंड्स, उसकी फैमिली, यहाँ तक उसका फैमिली बैकग्राउंड, मुझे हर चीज़ पता करनी है। फिर हम देखते हमें यू जियोन को दिखाया जाता है, उसके पास यूशियल आती है और उसको जूस देते हुए बोलती है ओपा आखिर आप कैसे फील कर रहे हैं। और इस बार को पहले से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। तभी यू जियोन बोलते मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था और लग रहा था जैसे कि मैं मारा जाऊंगा, पर मुझे लग रहा है मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गया हूँ। यूशियल सोच यहाँ पे कोई विजिबल चेंजेस तो नहीं है, लेकिन बस इनके परफ्यूम की स्मेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तभी यूशियल बोलती है ओपा आप कितने स्ट्रॉन्ग हो गए हो। तभी यू जियोन बोलता मुझे भी नहीं पता और मुझे भी चेक करना कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। और तभी यूशियल सोच रहे थे ओपा काफी यूनिक इंसान है। हालांकि मुझे मॉम ने बचपन से बताया है कि ब्रदर बिल्कुल एक यूनिक इंसान है। हालांकि मिडिल स्कूल तक मैं एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट थी, पर अब मेरे पास भी कुछ सीक्रेट्स है, हालांकि इन लोगों को अभी तक नहीं पता और मुझे लग रहा है अभी के लिए सीक्रेट रहना चाहिए। और तभी यू जियोन बोलता कि मॉम कहाँ पे है। तभी यूशियल बोलती कि मॉम बिजनेस ट्रिप पे गई है। और जैसे ही मॉम यहाँ से गई, डैड यहाँ पे आपकी कंडीशन देखने के लिए आए थे और उसके बाद वो भी यहाँ से चले गए। और पता नहीं उनको कैसे पता चलता है कि आप बेसमेंट से कब बाहर निकलने वाले हैं।
तभी यूजिन बोलता है हमारा घर काफी अजीब है। यूसीएल बोलते आखिर आप स्कूल कब से जाने वाले हैं। तभी यूजिन बोलता है मैं नेक्स्ट वीक से स्कूल जाऊंगा। तभी यूसीएल बोलते हैं आप काफी ज्यादा सेफ रहना और हाँ किसी भी इंसिडेंट में मत फंसना। यूजिन बोलता है हाँ मैं भी वही चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं वापस से पार्क जियोनिंग को दिखाया जाता है, जिसके बाद यूजिन की इन्फॉर्मेशन आ गई होती है और वो बोलते तो मतलब लास्ट ईयर तक वो गैंगनाम स्कूल में था और किसी इंसिडेंट की वजह से उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया और उस इंसिडेंट के अंदर उसने 30 के बच्चे को मारा था। इसका मतलब ये बंदा कोई नॉर्मल नहीं है, लेकिन अगर ये जैसे टैलेंटेड इंसान इतना सप्रेस होकर क्यों रह रहा है, क्या कोई और यूजिन के बारे में जानता है, क्योंकि मुझे अभी उससे मिलना है। फिर हम देखते सीन चेंज होता है और हमें चा मिनसो के घर का सीन दिखाया जाता है। चा मिनसो के पास यूनियन पहुंची होती है और वो बोलते चा मिनसो आके तुम कैसी हो, और चा मिनसो बोलते उसने अभी तक रिप्लाई नहीं किया, लेकिन उन्होंने बोला था कि मेरी हेल्प करेगा। और जब यूनियन देखती है तो यूजिन का नंबर होता है और तभी हम देखते यूनियन सोच रही होती है मैं चा मिनसो से सब कुछ पूछना चाहती थी, पता नहीं इसके और यूजिन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। और मेरे फादर ने कभी किसी स्टूडेंट के बारे में बात नहीं करी, पर यूजिन उसके बारे में हमेशा बात करते रहते हैं और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गई और मैंने उसके बारे में खुद से पता लगाया। मुझे पता चला उसको गैंगनाम स्कूल से बाहर निकाला गया है क्योंकि उसने वहाँ पे 30 के स्टूडेंट को मारा था। इसका मतलब ये बंदा एक बुली है, पर साथ ही में स्टडीज में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पर मेरे फादर को इस बात से कभी दिक्कत ही नहीं हुई, उनको देख के ऐसा लगा कि वो एक कोच है और उनको एक बहुत अच्छा एथलीट मिला है। और मेरे फादर कहना कि वो क्लास 2-5 के अंदर सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और मुझे भी नहीं लगा कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है, लेकिन अगर कोई भी उसकी हेल्प मांगता है तो वो उसकी हेल्प जरूर करता है। और तभी हम देखते यूनियन बोलते चा मिनसो तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे जरूर हेल्प लाऊंगी, तो इसलिए तुम अपने माइंड के अंदर बिल्कुल भी गलत थॉट मत आना। और हम यूनियन रास्ते में जाते हुए सोच रही होती है चा मिनसो वाले इंसिडेंट की वजह से पार्क जियोनिंग ने अपने कामों को रोक रखा है और मेरे फादर इन सब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो वो पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करेगी। और तभी वो देखती है एक बंदा उसको फॉलो कर रहा है और तभी उसको आगे एक और लड़की दिखती है और वो अपना फोन निकाल के शिवाक जी को फोन करने लगती है। और वहाँ साइड वाले बंदे को देख के यूनियन बोलती है इसको मैंने चा मिनसो घर के बाहर भी देखा था, इसका बंदे डायरेक्टली मेरे को टारगेट कर रहे हैं। और तभी हम देखते पीछे वाला बंदा उसको किडनैप कर लेता है। फिर हम देखते सीन चेंज होता है, यून सियोक जी को दिखाया जाता है। यून सियोक जी सोच रहा होता है ये पार्क जियोनिंग काफी ज्यादा कमीनी है, ये स्कूल में रहने के बावजूद इतने सारा गलत काम करती है और क्योंकि मैं स्पेशल फोर्स में था इसीलिए मुझको इन्वेस्टिगेट करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई और इतना एविडेंस चा मिनसो को इंसाफ देने के लिए काफी होगा। और हम देखते उन सारी इन्फॉर्मेशन को लेके यून सियोक जी वाइस प्रिंसिपल के पास गए होते हैं और वाइस प्रिंसिपल बोलते तो आपके हिसाब से हमारे स्कूल के स्टूडेंट पार्क जियोनिंग ने इतने सारे गलत काम कर रखे हैं, बच्चों को इकट्ठा करना, उनसे इलीगल एक्टिविटी कराना, यहाँ तक कि उसने कितने सारे बच्चों को प्रोस्टिट्यूट बना रखा है। यून सियोक जी क्या का दिमाग खराब हो चुका है। और हम देखते इस बात से यून सियोक जी काफी दिमाग खराब होता है, वो बोलते हैं मैं यहाँ पे कोई भी फालतू बात नहीं कर रहा, मेरे पास हर एक चीज का एविडेंस है और यहाँ पे मेरा बहुत सारा फोटोज भी है और मैंने उन सबको खुद वेरीफाई किया है। और तभी वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं क्या ये ओरिजिनल फाइल है। यून सियोक जी बोलते हैं हाँ ये ओरिजिनल फाइल है। और तभी वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं आपने इसके बारे में किसी को बताया तो नहीं। यून सियोक जी बोलते आखिर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तभी वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं क्योंकि अगर ये बात रिवील हो गई तो यहाँ पे सब कोई दिक्कत में आ जाएगा, जैसे कि प्रिंसिपल, मैं या फिर तुम भी। और तुम्हारे साथ ये सब कब से चल रहा है, लगभग 1 साल से ना। और जब ये सारी चीजें 1 साल से चल रही थी तो आखिर हम यहाँ पे क्या कर रहे थे। और ये सारी चीजें काफी ज्यादा भयंकर हो जाएगी, लोग रोड पर जाएंगे, हमारे खिलाफ नारे लगाने लगेंगे, हमारी स्कूल भी बंद हो जाएगी, हमारी पोस्टें भी छीनी जा सकती है। और आखिर इन सारी चीजों के बाद में कौन से पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल में भेजेंगे। और जैसे जैसे ये बात बढ़ती जाएगी इसके अंदर पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाएगी और धीरे धीरे जो जो बड़े लोग इसके अंदर शामिल है वो सभी सामने आने लगेंगे, जिसकी वजह से उन बंदों को डायरेक्ट टारगेट हम बन जाएंगे। तो आखिर हम सब ये फालतू काम करेगी क्यों। और हम इस बात से यून सियोक जी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलते हैं इसका मतलब आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे बिकते रहे और वो लड़की जो चाहती है वो हमारे बच्चों के साथ सब कुछ कर सके। और तभी वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं एक बार ध्यान सोचो, तुम ऐसे खुद के मन से कुछ भी नहीं कर सकते। और तभी यून सियोक जी के पास में यूनियन का फोन आता है और वो फोन को काटते हुए मन में सोच रहे होते हैं डॉटर प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अभी के लिए फोन नहीं उठा सकता। और तभी यून सियोक जी बोलते हैं मुझे बताया कि ये इमोशनल मैटर कैसे हो गया। और तभी वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ काफी बड़ी बात है, लेकिन हमें इस मैटर को काफी अच्छी तरह सॉल्व करना होगा, जिसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। और तभी यून सियोक जी बोलते हैं आपको पता है कि बच्चे काफी ज्यादा बुली हो रहे हैं और यहाँ तक इनको नाइट क्लब में काम कराया जा रहा है। तभी वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं कुछ बच्चे ये पैसे के लिए भी करते हैं। यून सियोक जी को और ज्यादा गुस्सा आता है और बोलते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तभी वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं आखिर तुम मुझसे किस टोन में बात करो, क्या तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। और तभी यून सियोक जी वाइस प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ले लेता है और बोलता है मैं अपने बच्चों को ऐसे मार खाते हुए नहीं देख सकता और अगर तुम्हें अपनी पोजीशन की इतनी पड़ी है तो तुम यहीं पड़े रहो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ से सीधे पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ और अगर तुम मुझे यहाँ पे रोकना चाहते हो तो रोक के दिखा दो। और तभी वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है कि पुलिस स्टेशन जाने से कुछ ठीक होगा। और तभी यून सियोक जी बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं डायरेक्ट उनके ऑफिस से पहुंच जाऊंगा और अगर वो भी ना हो पाए तो मैं मीडिया की हेल्प लूंगा और अगर मीडिया ने मेरी हेल्प नहीं करी तो मैं ब्लू हाउस के सामने अकेले जाकर प्रोटेस्ट करूंगा और उसके बाद तुम मेरे सामने आके पोजीशन की बात करना। और हम देखते वाइस प्रिंसिपल सोच रहा होता है लगता है यून सियोक जी काफी बड़ी दिक्कत करने वाला है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और तभी वाइस प्रिंसिपल किसी को फोन लगा के बोल रहा होता है यून सियोक जी एविडेंस के साथ पुलिस स्टेशन गया है और ये चीज काफी रिस्की हो सकती है, तो आखिर अब हमें क्या करना चाहिए।
और तभी हम देखते अगला बंदा बोल रहा होता है, वाइस प्रिंसिपल आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप जो काम करते हो बस वही काम करो, मैं सबको संभाल लूंगा। और यून सियोक जी सोच रहा होता है, मैं यहाँ पे किसी को भी मेरी कमजोरी का फायदा नहीं उठाने दूंगा, क्योंकि आप कभी भी सही काम करके आगे नहीं बढ़ सकते और ह्यूमन बीइंग की सोसाइटी ऐसे ही काम करती है। तभी हम देखते हैं हमें यून सियोक जी दिखाया जाता है, जो कि सोच रहे वहाँ पे काफी बोल्डी बाहर निकल गया। दिन में यहाँ पे सच में कोई पुलिस स्टेशन नहीं जाने वाला था और मुझे पता है कमीने सारे लोग एक साथ मिले हुए हैं, तो इसीलिए पुलिस के पास जाने से कोई फायदा नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है चामिन से इंसान लेने कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। वैसे यूनियन मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? और तभी हम देखते यून सियोक जी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि उनको यूनियन के नंबर से एक मैसेज आया होता है जिसमें लिखा होता है जिनसुंग पार्क के कंस्ट्रक्शन साइड में कोई वेट कर रहा है, तो इसीलिए चुपचाप हमारे सारे ओरिजिनल मेटेरियल लेके आ जाओ। और हाँ, ये बात ध्यान रखना, ये मैसेज कहीं भी जाना नहीं चाहिए। और तभी यून सियोक जी सोच रहा होता है, डॉक्टर प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे वहाँ पे वो कॉल उठाना चाहिए था। और वो लोग इतने ज्यादा आगे तक बढ़ चुके हैं, इसका मतलब ये लोग अब नॉर्मल बच्चे नहीं बल्कि गैंगस्टर बन चुके हैं। और अगर ये ओरिजिनल मेटेरियल की बात कर रहा है, इसका मतलब पक्का वाइस प्रिंसिपल ने इनको सब कुछ बता दिया है। और हाँ, मैंने यहाँ पे सोचा भी क्या था, क्या सच में मैं किसी को अकेले इंसाफ दिला सकता हूँ? और अब देखो मेरी वजह से यूनियन भी खतरे में आ चुकी है और मुझे यहाँ पे अपनी लाइन क्रॉस नहीं करना चाहिए था। अगर मुझे चामिन को इंसाफ दिलाना था तो मुझे जरूर से किसी की हेल्प लेनी चाहिए थी, लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी डॉटर की सेफ्टी को ध्यान रखना है। और तभी हम देखते हैं यून सियोक जी की वैन आके रुकती है। यून सियोक जी सोच रहा होता है, मुझे अब बिल्कुल पहले वाली फीलिंग आ रही है जब मैं स्पेशल फोर्स के अंदर हुआ करता था, तभी मुझे ऐसी खतरनाक सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। और यही सब सोचते मैंने एक प्री रिटर्न ईमेल को खोला और उस बच्चे को भेज दिया। और पता नहीं वो लड़का मेरी हेल्प करने के लिए आएगा कि नहीं। और हम देखते वो उस वैन की तरफ चले जाते हैं और तभी हम देखते यूजियन के पास एक फाइल आती है और वो बोलता है कि टीचर यून सियोक जी ने मुझे क्या भेजा है, और अगर यहाँ पे कुछ होता है तो मैं उनसे डैमेज की क्लेम लूंगा, और अगर इस चीज़ से मेरा फ़ोन हैक हो गया तो कम से कम मैं इनसे 10 गुना प्राइस लूंगा। लेकिन जब वो उस फाइल को चेक करता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बार बार यून सियोक जी को फ़ोन करने लगता है, लेकिन यून सियोक जी उसको फ़ोन नहीं उठा रहे होते। और तभी हम देखते हैं हमें यूसी को दिखाया जो कि गेम खेल रहा होता है। और तभी उसके बाद यूजियन का फ़ोन आता है। यूसी बोलता है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे? तभी यूजियन बोलता है मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार था। तभी यूसी बोलता तुमने अपना फ़ोन भी बंद कर दिया था, लेकिन मुझे एक बात, जब भी तुम बीमार होते हो तो आखिर तुम इतने दिन की छुट्टी क्यों ले लेते हो? तभी यूजियन बोला तुम्हें तो पता है मेरी कंडीशन, वो बीमारी कोई नॉर्मल बीमारी नहीं होती, मुझे लगता है कि मैं बस पेन से मर जाऊंगा और मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए फ़ोन किया है क्योंकि तुम्हें स्कूल की हर एक नॉलेज रहती है, तो मुझे बता के टीचर सियोक जी का क्या हो रहा है। और तभी यूसिक बोलता है पिछले कुछ दिनों से टीचर सियोक जी चामिन के केस को स्टडी कर रहे थे और जो बच्चे इन सारी चीजों में इन्वॉल्व थे उन्होंने उनके खिलाफ काफी सारे एविडेंस भी इकट्ठा किए। तभी यूजिन बोलता है क्या चामिन सियो? यूसिक बोलता है हाँ, क्या तुम चामिन के बारे में नहीं जानते? वो लड़की जिसने सुसाइड करने का ट्राई किया क्योंकि उसको क्लास फर्स्ट के बच्चे बुली कर रहे थे। तभी यूजिन बोलता मुझे और डिटेल बताओ। तभी यूसिक बोलता क्या तुम चामिन को जानते हो? तभी यूजिन बोलता नहीं, मैं उसको जानता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिर किसने उसको इतना बुली किया कि उसको सुसाइड करने की नौबत आ गई। तभी यूसिक बोलता है वैसे मैं बताओ तो स्टोरी काफी बड़ी है। तभी यूजिन बोलता चलो ठीक है, तुम मुझे फटाफट पूरी स्टोरी बता दो। और तभी हम यूसिक यूजिन को सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है और यूजिन बोलता चलो ठीक है, अब हम लोग स्कूल के अंदर मिलेंगे। और तभी यूजिन बोलता मैंने सब कुछ चेक किया और मुझे पता चला मैसेज कोई और नहीं बल्कि चामिन सियो थी और उसने मुझे बोला कि मैं उसकी हेल्प करूँ। आखिर उसने मुझे मैसेज क्यों किया? वो तो मुझे जानती भी नहीं होगी। और ये ईमेल जो कि टीचर सियोक जी ने मुझे भेजा है और उस ईमेल के अंदर लिखा होता है कि मैंने तुम्हें ईमेल इसलिए भेजा है क्योंकि हो सकता है मैं काफ़ी बड़ी दिक्कत में आ गया हूँ, इसलिए तुम मेरी डॉटर को मेरा नंबर बता देना और साथ ही में ये मेरा कंप्यूटर का पासवर्ड है और यूनियन का कॉन्टैक्ट नंबर मैं तुम्हें भेज देता हूँ। यूजियन सोचा जिसने भी चामिन को बुली किया है वो कोई नॉर्मल बच्चे नहीं है, वो पक्का किसी गैंग से कनेक्टेड है। और मैंने जब यहाँ पता किया तो मुझे पता चला कि इन सब के पीछे एक लड़की का हाथ है जिसका नाम है पार्क जियोन यूंग, क्योंकि सेकंड ईयर में लड़की काफी पावरफुल है। और यहाँ पे काफी सारे रूमर फेमस है कि स्कूल के सामने वाले नाइट लाइफ एरिया के अंदर हमारे स्कूल के काफी सारे बच्चे काम करते हैं और इन सब के पीछे भी पार्क जियोन यूंग है। और यूजियन सोच रहा होता है मुझे सब कुछ समझ में आ गया, ऐसा हो नहीं सकता इस लड़की को पता ना हो कि यून सियोक जी एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है यून सियोक जी काफी कुछ पता चल गया और उन सबको कवर करने के लिए इस लड़की पार्क जियोन यूंग ने टीचर यून सियोक जी को कहीं ना कहीं फंसा दिया है। और ज्यादातर गैंगस्टर जो होते हैं वो किसी को इन्फॉर्म करने का टाइम नहीं देते, यही वजह है कि यून सियोक जी मुझे कॉल भी नहीं कर पाए। और आखिर ये सब तब क्यों हुआ जब मैं मल्टी प्रोसेस से गुजर रहा था। अब मेरी बॉडी अभी भी उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं हुई, मुझे अभी कुछ दिनों की रेस्ट की जरूरत है, लेकिन मुझे लग रहा है सिचुएशन ऐसी नहीं रही कि मैं यहाँ पे बैठ के सोचूं, मुझे फटाफट से यहाँ पे कुछ ना कुछ करना होगा। और मैंने जब सोचा था कि मैं अपनी बॉडी को गॉड लेवल का बनाऊंगा तो उसका जो फर्स्ट लेवल था वो ये था कि मैं ह्यूमंस के लेवल को पार कर जाऊँ और उसके लिए मुझे ह्यूमैनिटी में रहते हुए सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। और यही सारी प्रॉब्लम मुझे ह्यूमैनिटी को अच्छी तरह समझने में हेल्प करती है। और मेरी यहाँ पे मल्टी प्रोसेस खत्म होने के बाद मेरी स्पीड और पावर किसी मॉन्स्टर की तरह हो गई है, लेकिन बात ये कि अभी मेरी बॉडी उस लायक नहीं हुई, इसी वजह से इस चीज़ को मैं काफ़ी कम टाइम में मेंटेन कर पाता हूँ। इसीलिए मुझे उन लोगों को सेफली निकालने के लिए एक बहुत सही तरीका सोचना होगा जिसके अंदर मेरा टाइम भी काफ़ी कम इन्वेस्ट हो और बैटल के अंदर कैलकुलेशन प्रेडिक्शन ये सारी एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा काम आती है। और इसीलिए मैंने अपनी बॉडी को अकेले में ट्रेन किया ताकि मैं शूटिंग और थ्रोइंग में काफ़ी ज़्यादा तेज हो सकूँ। और बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस से खेलने के बाद मैंने बहुत सारे एफर्ट लगाया, अपने मेजरमेंट को काफ़ी अच्छा कर लिया और इन सब की हेल्प से मैं अपने ओपोनेंट को सरप्राइज अटैक से हरा सकता हूँ। इन टेक्निक्स को असैसिन टेक्निक भी बोला जाता है।
हालांकि कुछ लोग इसको डरपोक होना मानते हैं, लेकिन इस टाइम मैं जिस सिचुएशन में हूँ उसके साथ मुझे ऐसे करने ठीक रहेगा और मेरे पास काफी लिमिटेड टाइम बाकी है, तो मुझे यहाँ पे उनकी एक्यूरेट डिटेल्स को गैदर करना होगा। इसीलिए मैंने टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का सर्वर हैक कर लिया और मैंने यून यूंग के साथ में यून सियोक जी की लोकेशन चेक करी और फिर मैंने उस जगह को चेक किया जहाँ पे जियोन यूंग अपना काम करती है। लेकिन इन दोनों के डिस्टेंस में काफी ज्यादा फर्क था, क्योंकि यून सियोक जी उनकी डॉटर जिन सियोक पार्क के अंदर है, वहीं पार्क जियोन यूंग कैफे के अंदर है। इसका मतलब लड़की काफी ज्यादा चालाक है। उसने सोचा अगर वहाँ पे रहेगी तो काफी ज्यादा डेंजर रहेगा, इसीलिए उसने वहाँ पे दूर से नजर रखना प्रेफर किया। और मुझे लग रहा है मेरे को सारी डिटेल मिल चुकी है, तो अब मुझे अपना काम स्टार्ट करना चाहिए। और हम देखते हैं उसने कैब वगैरह पहन के एक टैक्सी में बैठ गया होता है और ड्राइवर को बोलता है मुझे जिन सियोक पार्क ले चलो। और तभी यूजिन हमें बताता है यून सियोक जी का मैसेज मुझे आधे घंटे पहले आया था और आधे घंटे के अंदर मैंने ये सारी डिटेल पता लगा ली। तभी हमें जिन सियोक पार्क का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे वही वैन आके रुकती है और उस वैन के अंदर से यून सियोक जी बाहर निकलते हैं और वो बंदे यून सियोक जी को लेके अपने बॉस के पास जाते हैं। और यून सियोक जी बोलते हैं यून यूंग आखिर तुम कहाँ पे हो? और तभी वो बॉस बोलते मेरे कान बज रहे हैं। शायद से इस वजह से हो सकता है क्योंकि एक टीचर है और टीचर की आवाज काफी ज्यादा लाउड होती है। और चलो फटाफट तुम यहाँ पे आके बैठ जाओ, हम यहाँ पे बैठ के अच्छे तरह से इस मैटर पे बात करते हैं। और तभी यून सियोक जी बोलते हैं मुझसे फालतू बात मत करो, मुझे बता मेरी डॉटर यून यूंग कहाँ पे है। और तभी वो बॉस बोलता है कि यून यूंग कौन है? और वो बंदा बोलता है शायद से वही लड़की है जिसको आज हमने किडनैप किया था। और हम उनकी ये सारी बातें सुन के यून सियोक जी को काफी गुस्सा आ रहा होता है। यून सियोक जी सोच रहा होता है कि मैं अंदाजा लगाऊं तो कम से कम यहाँ पे 20 लोग हैं और ये बंदे कोई नॉर्मल गुंडे नहीं है, बल्कि ये सारे लोग प्रोफेशनल्स है। और मुझे लगता है ये लोग नॉर्मल गुंडे को यूज करेंगे, ये बंदे तो काफी ज्यादा डेंजरस है और मैं यहाँ पे बेवकूफ तरह हरकत नहीं कर सकता। सबसे पहले मुझे अपनी डॉटर की कंडीशन को चेक करना होगा। तभी यून सियोक जी बोलते हैं सबसे पहले मुझे मेरी डॉटर को दिखाओ और उसके बाद जो तुम्हें चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। और तभी वो बॉस बोलता है देखो ये फादर अपनी डॉटर की तरह प्यार करता है। और पहले मुझे लगा ये सी बेवकूफ है, पर ये तो सच में एक नंबर गधा है, क्योंकि ये यहाँ पे अपनी डॉटर के लिए बिना प्रिपरेशन के आ गया। और मुझे लगा तुम एक स्पेशल फोर्स के ऑफिसर हो तो तुम यहाँ पे बहुत कुछ करने वाले हो और वो सारी बातें छोड़ो, तुम यहाँ पे हमारे गेस्ट हो तो हमें तुम्हारे यहाँ पे खातिरदारी करने दो। और बॉस बोलता है इसको इतना मारना कि ये कुछ भी करने के लायक ना बचे। और वो फिर वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट को चेक करने लगता है और बोलता है इसने तो काफी सारे एविडेंस इकट्ठा कर रखे हैं। और तभी उन सारे बंदे को रोक देता है और बोलता है टीचर क्या बस इतने डॉक्यूमेंट थे? और तभी यून सियोक जी बोलता तुम्हें तो पता है कि मैं एक बेवकूफ हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ फोटो रखना भूल गया। इस बात से उस बॉस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो यून सियोक को काफी ज्यादा किक मारता है। और तभी वो यून सियोक जी से पूछता है आखिर बाकी के डॉक्यूमेंट कहाँ पड़े हैं। और तभी यून सियोक जी बोलता है पहले मेरी डॉटर को मेरे पास लेके आओ। और तभी वो बॉस बोलता है तुम्हारे पास मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, जाओ फटाफट उस कमीने को यहाँ पे लेके आओ। और तभी वो यून सियोक जी को बोलता है तुमने आज अपनी लाइफ की बहुत बड़ी गलती कर दी है। और तभी हम देखते हैं हमें यून यूंग को दिखाया जाता है जिसको एक बंद कमरे में रखा गया होता है और वो अपने मन में सोच रही होती है यहाँ मेरे हाथ और पैर दोनों को बांध दिया गया है और इन लोगों ने यहाँ पे मेरे ऊपर किसी ड्रग का यूज किया है जिस वजह से मेरा सर भी काफी ज्यादा घूम रहा है। और मैंने उसको मेरे डैड को कॉल करने का ट्राई किया पर पता नहीं कि उन्होंने कॉल काट दिया और इन कमीनों ने मेरा फोन भी ले लिया है। आखिर मैं डैड को यहाँ पे कैसे इन्फॉर्म करूँ? और जैसे कि मैं इन लोगों की आवाज़ सुन पा रही हूँ, मुझे पता है ये सब करने वाली पार्क जियोन यूंग है। और तभी हम देखते दरवाजा खुलता है और वहाँ पे 2 बंदे आगे उसकी रस्सियाँ खोलने लगते हैं और यून यूंग सोच रही होती है। यहाँ पे डैड की वॉइस सुन के मुझे काफी अच्छा लगा, पर साथ ही में अचानक से मुझे एक डर का एहसास हुआ क्योंकि इन कमीनों का रियल प्लान यही था कि मेरे डैड यहाँ पे आ जाए। और तभी मैं यूजिन की तरफ दिखाया था, यूजिन बोल रहा होता है तो मुझे लग रहा है यही जिनसियन पार्क का वेयर हाउस है और मैंने अपने साथ में काफी सारे कॉइन भी रख लिए हैं। और यहाँ पे एक बंदा एंट्रेंस के अंदर और 2 बंदे पीछे हैं और यहाँ पे कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं। इसका मतलब ये सारे बंदे प्रोफेशनल्स हैं। और अगर बस एक हफ्ते पहले की बात होती तो इन लोग को हैंडल करना मेरे लिए चुटकी का काम था। और सच में कभी कभी मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता है जब मैं अपनी बॉडी को फ्रीली यूज नहीं कर पाता। और इसीलिए मैं उस बिल्डिंग के पीछे चला गया जहाँ पे अभी काम चल रहा था और इसीलिए वहाँ पे जो पाइप लगे हुए थे उनकी हेल्प से मैं 4th फ्लोर पे जाने लगा। और मैंने यहाँ पे बहुत मोटे मोटे ग्लव्स भी पहन रखे थे, उसके बावजूद मुझे लग रहा था कि मेरी हाथ की स्किन कहीं कहीं से निकल रही है। और जब मैंने उस ग्लास को चेक किया तो वो एक रियल ग्लास नहीं था बल्कि एक चीप मेटेरियल से बना हुआ था। और इसलिए मैंने अपनी जेब से नाइफ बाहर निकाला जिसकी टिप को मैंने गर्म कर रखा था और ये इतनी देर तक गर्म इसलिए रह पाया क्योंकि मैंने इसको एक वायर की हेल्प से मॉडिफाई कर रखा है। और वो वहाँ पे एक छोटा सा छेद कर देता है और अंदर की आवाज सुनने लगता है। और यूजिन सोच रहा होता है अगर मैं नॉर्मली अपने ईयर से नहीं सुन पा रहा इसका मतलब वो लोग यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। और इसीलिए मैंने काफी ज्यादा फोकस किया और अपने सेंसेस को नेक्स्ट लेवल पे ले गया। और जैसे ही मैं नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा तो मेरे कान में काफी जोर से आवाज आने लगी और उसको आवाज आ रही थी कि हम लोग यून सियोक जी के सामने एक वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं और ये चीज जिंदगी भर के लिए इसका मुंह बंद कर देगी। तो इसीलिए हमें उस लड़की यून यूंग का ध्यान रखना है। और पता नहीं उस लड़की से मजे करने के लिए यहाँ पे हमारा नंबर लगेगा फिर हमारे सीनियर्स का। और यूजिन सोच रहा था इतना एफर्ट लगाने के बाद मेरी बॉडी काफी ज्यादा थक चुकी है, लेकिन ये कमीना के यहाँ पे क्या करने वाले हैं। और ये सब सुनने के बाद अपने गुस्से को बिल्कुल भी नहीं रोक पाया और इसीलिए मैंने किक मार के उस चीप ग्लास को तोड़ दिया। और फिर मैं वापस से यून सियोक जी को दिखाया जाता है, वो बॉस यून सियोक जी को काफी बुरी तरह से मार रहा होता है। और तभी यून सियोक जी सोचता है मुझे अपने सामने अपनी डॉटर को देखकर काफी रिलीफ मिला, लेकिन पता नहीं क्यों सारे लोग अपने साथ कैमरा लेके आए हैं। पर फिर मैंने उन सारे लोगों को इग्नोर कर दिया। और तभी हम देखते बॉस से किक मारता यून सियोक जी का सर जमीन में मार देता है। और तभी बॉस बोलता है लड़की तो काफी होशियार लग रही है, तो तुझे यहाँ पे ध्यान से सोचना होगा, अगर तूने यहाँ पे कोई भी हरकत करने का ट्राई किया
तो तेरे फादर तो यहाँ पे नहीं बचने वाले, तो इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी टफ दिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी यूनियन देखते उसके फादर भी स्माइल कर रहे हैं और वो सारे बंदे बोलने लगता है कि यहाँ पे शीशा किसने तोड़ा, चलो फटाफट से उसको ढूंढते हैं। और हम यूजियन जंप करते हुए एक जगह पे आ गया होता है, पर जंप करने की वजह से उसका हाथ काफी ज्यादा दर्द कर रहा होता है और वो वहां से खड़ा होकर उन सारे बंदों को देख रहा होता है। और वो बंदे बोल रहे थे यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, लगता है किसी ने यहाँ पे बाहर से पत्थर मारा है। और तभी यूजियन सोचता है यूनियन और टीचर दोनों वहाँ पे है और लगता है टीचर को यहाँ पे बहुत बुरी तरह से मार पड़ी है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगा एक टाइम के लिए उन्होंने मेरी तरफ देखा और यूजियन बोलते क्या मैं कर पाऊंगा। ये बोलने का वो अपने आइस के सेंसर को बढ़ा देता है जिससे उसकी कैलकुलेशन एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाए और वो कॉइन्स को उन बंदे की तरफ फेंकने लगता है। लेकिन कोई भी कॉइन उन बंदों को नहीं लग रहा होता और तभी वो बंदे बोलने लगते हैं ये तो एक कॉइन है और किसी ने इसको इतनी फोर्स से फेंका कि दीवार में घुस चुका है, इसका मतलब पक्का कोई ना कोई बंदा अंदर एंटर कर चुका है। तो अपनी आंखें यहाँ पे खुली रखना, कोई भी कभी भी तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकता है। और यूजियन सोच रहा होता है वो उन बंदों के 1 मीटर दूर गिरा, क्या मैं बस इतना ही कर सकता हूँ? मैंने जितना एरर सोचा था ये एरर उससे भी ज्यादा है और मेरी फिजिकल कंडीशन चेंज होने की वजह से बस इतने में मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ और यहाँ पे लाइट वगैरह कम होने की वजह से मुझे टारगेट को फॉलो करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। हालांकि मेरा गोल यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टाइम इकट्ठा करना है क्योंकि इस तरीके से वो बंदे यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे और उन लोगों ने यहाँ पे अपनी पोजीशन बना ली है जिससे वो हर तरह के डायरेक्शन को देख पाए। और तभी हम देखते वो बहुत सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन की जरूरत है क्योंकि इस जगह को जल्द से जल्द छोड़ देना काफी अच्छा रहेगा। और तभी वो बॉस बोला टीचर क्या तो समझ में आ रहा है तो यहाँ पे और देख तेरी हालत क्या हो चुकी है, तुझे हमसे बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहिए था। लेकिन हम देखते यून जी वहाँ पे हंस रहे होते हैं जिससे उस बॉस को काफी गुस्सा आता है और वो बॉस को किक मारते हुए बोल रहा होता है कि मैं ये बात पक्का इंश्योर करूंगा कि तेरी डॉटर की यहाँ पे लाइफ खराब हो जाए। और तभी हम देखते यून उसका पैर पकड़ लेते हैं और बोलते तू यहाँ से नहीं जा सकता। और हम देखते यूजन इधर से उधर जाके सब लोगों के ऊपर कॉइन फेंक रहा होता है और बोलते मैं जितना हो सके उतना टाइम इकट्ठा करूंगा और जितना ज्यादा मैं इन कॉइन को फेंक रहा हूँ उतना ज्यादा मेरी एयर कंडीशन कम होती जा रही है और अब इन लोगों को हिट करने के लिए कुछ सेंटीमीटर ही बाकी है। और तभी हम देखते एक कॉइन पीछे वाले बंदे को लगता है और हम देखते उस बंदे के सर में कॉइन घुस गया होता है और लोग बोलते हैं जो बंदा यहाँ पे एंटर किया वो एक निंजा है क्योंकि ना तो हमें दिखाई दे रहा है और ना ही हम उसको कुछ बिगाड़ पा रहे हैं, पर वो बंदा हमारे ऊपर छुप के अटैक कर पा रहा है। और इस अटैक को देख हमें काफी ज्यादा डर लग रहा है और हम देखते वो सारे बंदे डर के मारे ब्राइटर एरिया में जाने लगते हैं। और यूजन बोलते कितने बड़े गधे हैं, इन लोगों ने मेरा काम और ज्यादा आसान कर दिया। और वैसे भी जब इस बंदे को हिट हुआ तब भी मेरा एरर 1 सेंटीमीटर था, पर अब क्योंकि ये लोग ब्राइट एरिया के अंदर जा रहे हैं इसीलिए मेरा एरर 0% हो जाएगा। और हमने यूजन कॉइन की हेल्प से वहाँ पे सारे बंदों को नॉक किया जा रहा होता है और वो कॉइन जाके किसी गले पे लगता है या फिर किसी के नोज पे या फिर आईज पे। और हम जो बंदा लास्ट में बचा होता है वो डर के मारे भागने लगता है, लेकिन उसके वहाँ तक पहुंचने से पहले ही एक कॉइन उसके भी सर में लग जाता है और वहीं पे गिर जाता है। और उसके साथ वाला बंदा भी यहाँ से भागने का ट्राई करता है पर उसको भी कॉइन लगता है और वहीं पे गिर जाता है। ये देख के वहाँ से कोई भी जाने का हिम्मत नहीं कर रहा होता। और यूजन सोच रहा था ये मिक्सचर तो होप और डर का है, इन बंदों को होप है अगर वो बाहर निकल जाएंगे तो बच जाएंगे, लेकिन डर है कि वहां तक जाने तक लोग मारे जाएंगे और इसीलिए अभी ये लोग डर के मारे यहीं पे आसपास घूमते रहेंगे। और तभी हम देखते एक बंदा अपना डंडा घुमाते हुए बोलता है अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो बाहर आके लड़, पीछे से क्या हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन तभी उसके सिस्टम पे आके कॉइन लगता है और उसका सिस्टम वहीं पे हैंग हो जाता है। और हम देखते वो बहुत सोच रहा होता है इसने मेरे पैर को इतनी जोर से पकड़ रखा है कि मुझे लग रहा है कभी भी टूट जाएगा। और ये लुक जो मैं इसकी फेस पे देख पा रहा हूँ आखिर इस लुक का मतलब क्या है। अभी थोड़ी देर पहले इतनी मार खाने की वजह से ये वहां से हिल भी नहीं पा रहा था और मैंने अपना पैर उसके पास से खींच के वहां से भागने का ट्राई किया, लेकिन उस बंदे ने वापस मेरा पैर पकड़ लिया और उसके बाद कुछ भी करने के बाद भी मैं उसके हाथ से अपना पैर नहीं छुड़ा पाया। और तभी हम देखते यून जी उठ के बैठ जाते हैं और उसके एंकल को और जोर से दबाने लगते हैं। और तभी वो बॉस सोच रहा था मैं अपने एंकल को टूटते हुए फील कर पा रहा था और वो बॉस बोलता प्लीज मुझे जाने दो। तभी यून जी बोलते लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा, क्या मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊं क्या कि मैंने आर्मी को क्यों छोड़ा? अगर तुम्हें यहाँ पे पता होता कि मैंने आर्मी को क्यों छोड़ा तो तुम ये करने की हिम्मत कभी नहीं करते। और हम यूनियन के पास जितने भी बंदे होते हैं उन सब की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है क्योंकि यूजन लगातार उनको कॉइन से मार रहा होता है। तभी यूनियन सोच रहे मैं ये फील कर सकती हूँ यहाँ पे कोई है, लेकिन पता नहीं क्यों वो दिख नहीं रहा है। और डैड ने भी इस बॉस की गर्दन पकड़ रखी है और मैंने चाहती डैड वापस से पहले जैसे हो जाए। मुझे कैसे भी करके डैड के सिंपल लाइफ को प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि अगर डैड ने यहाँ पे कुछ कर दिया तो हमारी लाइफ यहाँ पे पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। और पार्क जियोनिंग मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं छोड़ूंगी। और तभी हम देखते उस रूम के अंदर एक बंदा एंटर करता है और बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये सारे बंदे जमीन पे क्यों पड़े हुए हैं। तभी हम देखते एक बंदा जो खड़ा होता है वो बोलता है फटाफट से बाहर की तरफ जाओ, सबको बुला के अंदर लेके आओ और साथ ही में एक एम्बुलेंस को भी बुला लेना वरना यहाँ पे सारे लोग मारे जाएंगे। और क्योंकि यून सियोक जी ने उस बॉस की गर्दन पकड़ रखी होती है इसलिए उस बॉस को सांस भी नहीं आ रही होती। यून सियोक जी बोलते क्या तुम जीना चाहते हो? वो बॉस बोलते हैं हाँ प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी यून सियोक जी बोलते हैं वैसे मुझे बता तुम मेरी डॉटर के साथ क्या करने वाले थे। और तभी यून सियोक जी सोच रहे होते हैं मैंने इसके एंकल को ऐसा ट्विस्ट किया है कि वो कभी जिंदगी में चल नहीं पाएगा। और तभी वो बॉस अपने हाथ जोड़ लेता है बोलता है टीचर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। और तभी यून सियोक जी उसको थप्पड़ मारते और बोलते हैं क्या इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हें लग रहा है कि मैं एक टीचर हूँ। और तभी वो बॉस बोलता है प्लीज टीचर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस गैंगस्टर लाइफ को छोड़ दूंगा, कोई अच्छा सा काम करने लगूंगा, प्लीज आप मुझे यहाँ पे मत मारना। और तभी यून सियोक जी बोलते मेरी हालत ऐसे करने के बाद तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा।
और तभी वो बॉस बोलता है आपको जो भी चाहिए होगा मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। और हम यून सियोग जिसको वापस थप्पड़ मारते और बोलते हैं ये सब करने के लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है और तुम बिल्कुल ये मत सोचना कि तुम यहाँ पे अकेले मरने वाले हो। यहाँ पे जितने भी बंदे पड़े उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। मैं आज के दिन में यहाँ पे सबको मारने वाला हूँ और उसका तो वाइस प्रिंसिपल जिसने यहाँ पे तुमको भेजा है मैं उसको भी जान से मार दूंगा और मैं तब तक तुम्हें यहाँ पे जिंदा रखूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारे हर एक बॉडी पार्ट को काट दूंगा। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे डॉटर के ऊपर अटैक करने की। एक बार तुम उस लाइफ को इमेजिन करके देखो। और हम देखते वो बॉस कांप रहा होता है और तभी यून सियोग जी बोलते क्योंकि हमें सारे बंदे डाउन हो चुके हैं और इस बॉस की भी हालत मैंने खराब कर दी है तो मुझे लग रहा है मुझे यूनियन की रस्सी को खोल देना चाहिए। लेकिन अभी के लिए जो करंट कंडीशन के अंदर है उसका वहीं पे रहना ठीक है क्योंकि यहाँ पे मैं जो भी करने वाला हूँ उसका उसकी लाइफ को काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और तभी हम देखते कोई पीछे से आता है और यूनियन के कंधे पे हाथ रखता है और जैसे यूनियन पीछे देखने वाली होती है वो बंदा उसकी मुंडी को वापस सीधे कर देता है और यूनियन सोच रही होती है इसका मतलब ये जो भी बंदा था वो नहीं चाहता था कि मैं पीछे की तरफ देखूं। और अचानक से वहाँ की साइड लाइट काफी ज्यादा डिम हो गई और मेरे पैर भी यहाँ पे काफी ज्यादा थक चुके हैं। क्या बंदा मुझे वापस से हॉस्टल बनाएगा। लेकिन हम देखते वो बंदा होता है यूजियन और उसने यूनियन के हाथ की पट्टी को खोल दिया होता है और तभी उसके हाथ में 2 फोन पकड़ाता और बोलता है अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल तुम्हारा है और मुझे पता तुम इतनी तो होशियार हो कि तुम्हें यहाँ पे क्या करना है। यूनियन सोच रही थी कि ये बंदा मेरे को जानता है और जो सैंड में काफी देर से फील कर पा रही थी पता नहीं अचानक से वो सैंड कहाँ गायब हो गई। इसीलिए मैंने फटाफट से पीछे मुड़ के देखा लेकिन वो बंदा ऑलरेडी जा चुका था और तभी मुझे पता चला ये बंदा वही है जिसने इन सारे गैंगस्टर को हराया है। और जब यूनियन उस फोन को चेक करती है तो उनमें से एक फोन तो उसका होता है और दूसरा फोन किसी अननोन बंदे का होता है और उन दोनों के दोनों फोन में रिकॉर्डिंग चालू होती है और ये वो सारी रिकॉर्डिंग जो यहाँ पे हुई है। और तभी हम देखते यून सियोग जी सोच रहे होते हैं भले वो बंदा हेड पहन के आया तो क्या हुआ। मुझे इजीली पता चल गया कि वो बंदा यूजियन था लेकिन आखिर उसको इस जगह के बारे में पता कैसे चला। मैंने तो बस उसको एक सिंपल मैसेज भेजा था और उसको देख के लग रहा था वो ऑलरेडी प्रिपरेशन करके आया है। इसका मतलब यूजियन के पास ऐसा टैलेंट है कि वो बाहर रहते हुए भी अंदर की चीजों को पता लगा सके। लेकिन मुझे लगता है उसको ऑलरेडी पता था कि यहाँ पे मेरी डॉटर क्या चाहती है। हम देखते यून सियोग जी को रोक लेती है और तभी यून सियोग जी उस बॉस का गला छोड़ देते हैं और तभी हम देखते वहाँ पे एक गेट खुलता है और एक बंदा बोलता है मुझे यहाँ पे रिपोर्ट मिली थी आखिर यहाँ पे यून सियोग जी कौन है। और तभी यून सियोग जी सोच रहे होते हैं ये कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है बल्कि एक फायर फाइटर है। और तभी वो फायर फाइटर बोलने लगता है हमको यहाँ पे बोला था कि एक बंदा काफी ज्यादा दिक्कत कर रहा है और उसने यहाँ पे आग भी लगा दी है तो आखिर वो कमीना बंदा है कहाँ पे। हम देखते थोड़ी देर बाद वहाँ पे काफी सारी एम्बुलेंस आ गई होती है और यून सियोग जी बोलते हैं कि तुम हो कौन। और हम देखते उनके सामने जो बंदा खड़ा होता है वो होता है मिंग सिंगून और वो बोलता है मुझे कांग्रेसमैन ने भेजा है। और तभी यून सियोग जी बोलते हैं तो आखिर कांग्रेसमैन का बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। और तभी वो बंदा बोलता है मुझे यहाँ पे ये बोल के भेजा गया है कि मुझे यहाँ पे इसके बारे में बात करनी है। तभी यून सियोग जी बोलते हैं अच्छा ठीक है तुम्हें जो बोलना है वो फटाफट से बोलो। तभी वो बंदा बोलता है मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है कांग्रेसमैन जब यहाँ पे आएंगे तो वही बताएंगे। और तभी यून सियोग जी बोलते हैं मेरा नाम है यून सियोग जी और मैं बुक्सिन हाई स्कूल के टीचर हूँ। यहाँ पे इन गुंडों ने मेरी डॉटर को किडनैप कर लिया था तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको बचाने के लिए आया था। लेकिन ये तो काफी अजीब बात है इन गुंडों ने यहाँ पे मेरी डॉटर को किडनैप किया और कांग्रेसमैन मुझसे यहाँ पे मिलना चाहते हैं कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि कांग्रेसमैन में इन्वॉल्व है। और तभी वो बंदा बोलता है कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोचो आखिर तुम यहाँ पे क्या बोल रहे हो। और तभी टीचर यून सियोग जी बोलते हैं तो फटाफट से मुझे एक्सप्लेन करो तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। और हम देखते वो बंदा सोच रहा होता है कि आखिर मैं इसको यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन दूँ। यहाँ पे सच में एक गैंग इन्वॉल्व है और सच में यहाँ पे इसकी डॉटर को किडनैप किया गया था और इसको मैं यहाँ पे कुछ भी बोलूंगा तो ये मेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा। और आखिर मैं इसको यहाँ पे क्या बोलूँ कि मैं यहाँ पे क्या करने के लिए आया हूँ। और तभी टीचर यून सियोग जी बोलते हैं अगर मुझे वो रीज़न ठीक नहीं लगा तो मैं कांग्रेसमैन को भी इसके अंदर इन्वॉल्व मानूंगा और मैं सारे के सारे एविडेंस मीडिया के सामने ला के रख दूंगा। तुम्हें पता है स्कूल के अंदर मेरा निकनेम क्या है क्रेजी डॉग और अगर मैं सच में गुस्सा हो गया तो मैं किसी को भी काट सकता हूँ। और तभी हम दो बंदा कांग्रेसमैन को फ़ोन करने लगता है और बोलता है कांग्रेसमैन मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और आपने मुझे मैसेज करके बोला था कि मुझे यहाँ पे पहुँचना है। तभी कांग्रेसमैन बोलता है मैंने तुम्हें कभी मैसेज किया ही नहीं आखिर तुम ये क्या फालतू बात कर रहे हो। और तभी वो बंदा बोलता है मुझे पक्का भरोसा है कि वो आपका ही नंबर था। और तभी कांग्रेसमैन बोलता है कि तुम क्या फालतू बात कर रहे हो मैं अभी काफी ज्यादा बिजी हूँ मुझे डिस्टर्ब मत करो। और तभी वो बंदा बोलता है कांग्रेसमैन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए लगता है यहाँ पे कोई गलतफहमी हो गई है। और तभी हमने वहाँ पे एक बंदा एंटर करता है और टीचर यून सियोग जी बोलते हैं प्रिंसिपल आखिर आपको इस जगह के बारे में पता कैसे चला। और तभी वो प्रिंसिपल सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। कांग्रेसमैन ने मुझे यहाँ मैसेज करके प्राइवेटली मिलने के लिए बुलाया और लगता है वो काफी ज्यादा बिजी थे इसीलिए उन्होंने इस बंदे को यहाँ पे भेजा है और मुझे पक्का भरोसा ये उन्हीं का नंबर था। और मुझे लग रहा है कांग्रेसमैन से एक फेवर लेने का काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसीलिए मैं अपनी ड्रिंकिंग को छोड़ के यहाँ पे आया हूँ। जस्ट मेरे यहाँ पे आने से पहले वाइस प्रिंसिपल ने मुझे कॉल करके सब कुछ बता दिया कि आखिर यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। हालांकि मुझे कभी नहीं लगता कि वाइस प्रिंसिपल इस हद तक गिर जाएगा कि वो इतने बड़े मैटर पर कोई काम कराएगा और अब ये चीज़ बिल्कुल भी सॉल्व करने के लायक नहीं बची। आखिर मैं यहाँ पे करूँ क्या मैं इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करूँ। अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा मैं कांग्रेसमैन से मिलने के लिए आया था तो कोई मेरी बात का भरोसा ही नहीं करेगा और वैसे भी इंसिडेंट काफी ज्यादा बड़ा है और अगर मुझे इस सिचुएशन से बचना है तो मुझे यहाँ पे टीचर यून सियोग जी का साथ देना होगा। और यहाँ पे दूसरी बार सोचने का कोई सवाल ही नहीं है बस टीचर यून सियोग जी मेरे साथ हो गए तो मैं इस चीज से बच जाऊंगा भले मुझे इसके लिए किसी भी लेवल पे जाना पड़े। और तभी मैं बताया जाता है वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल से फाइट करने के लिए यून सियोग जी को फ्यूचर के अंदर काफी ज्यादा दिक्कत होगी। हालांकि एक बंदे की हेल्प की वजह से
उनको यहाँ पे एडवांटेज मिल चुका है और अगर कोई इस एडवांटेज का यूज न कर पाए तो वो बंदा सबसे बड़ा गधा है। एक बंदा यहाँ पे और कोई चॉइस बची नहीं है और दूसरा यहाँ पे सब कुछ कवर करना चाहता है और इन सब चीजों को सॉल्व करने का तरीका टीचर यून से जाता है। तभी हमें यूजिन को दिखाता है जो कि कैफे के अंदर आ गया होता है और वो काउंटर पे जाके एक ब्लैक टी मांगता है और तभी वो काउंटर वाली लड़की बोलती है हमारे पास अभी ब्लैक टी अवेलेबल नहीं है, क्या आपको लिप्टन टी चलेगी? और तभी यूजिन बोलता है हाँ मुझे लगता है वो चलेगी। और तभी वो काउंटर वाली लड़की बोलती है क्या आप सच में यहाँ पे बैठ कर ड्रिंक करना चाहते हैं? यूजिन बोलता है हाँ मैं बस ड्रिंक करूंगा, फटाफट चला जाऊंगा और मुझे लग रहा है ये स्टूडेंट काफी ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं, क्या मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे इनको जाकर समझाऊं? और हम देते ये बात सुन के वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और यूजिन सोच रहा होता है एक बार इसकी शक्ल को देखो, ऐसा लग रहा है मैं वहाँ पे जाके बात करने से इसका कैफे यहीं पे बंद हो जाएगा। यूजिन बोलता है प्लीज मुझे टी ला के दीजिए और हम देखते वो लड़की लाके यूजिन को टी दे देती है और तभी यूजिन बोलता है क्या ये लोग लगातार यहाँ पे आते हैं? और वो लड़की बोलती है हाँ ये लोग लगातार 2 महीने से आ रहे हैं। और तभी हम देखते वहाँ पे एक बंदा आता है और यूजिन को बोलता है आपसे कोई मिलना चाहता है। तभी यूजिन बोलता है कि वो कौन है? वो बंदा बोलता है जब आप मेरे साथ चलेंगे तो वो खुद ही पता चलेगा कि वो कौन है। तभी यूजिन बोलता है कि तुम्हें दिखता नहीं कि मैं भी बात कर रहा हूँ, जब मेरी बात खत्म हो जाएगी तो मैं अपने आप आ जाऊंगा। तभी हम देखते यूजिन के पीछे काफी सारे बंदे आते हैं और तभी यूजिन बोलता है सिस्टर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये लड़के अब यहाँ पे और नहीं आने वाले और आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, आज के बाद आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे और आप इन कमीनों को यहाँ पे हैंडल कर ले रही हो, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है, मुझे लग रहा है आप लोग को हैंडल करने में काफी अच्छी हो। और तभी हम देखते वो पहले वाले बंदे को पकड़ लेता है और बोलता है चलो चल के देखते हैं कि कौन मेरे से मिलने के लिए मारा जा रहा है। अब इसके क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में बनाएंगे। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू। सभी ने देखा था यूजिन उस कैफे लड़की को बोलता है आज के बाद से ये लड़के तुम्हें कैफे में नहीं दिखेंगे और तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैं चीज़ों को हैंडल करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ। और उस बंदे को पकड़ लेता है और बोलता चलो मुझे बताओ आखिर कौन मुझसे मिलने के लिए मरा जा रहा है। और हम उस कैफे के अंदर पार्क जियोनिंग भी होती है और उसी ने यूजिन को बुलाया था। पार्क जियोनिंग सोच रही होती है टीचर यूनसेok जी वहाँ पे जा चुके हैं तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए थी, पर पता नहीं क्यों जो भी बंदे वहाँ पे थे उनमें से कोई मेरे कॉल का आंसर नहीं कर रहा और इस चीज़ की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही है। और साथ ही में यहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आया है और जहाँ तक मुझे पता है ये यहाँ पे आसपास नहीं रहता पर फिर भी ये हमें यहाँ पे दिखा है, इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। और तभी पार्क जियोनिंग बोलते तुम काफ़ी अच्छे दिखते हो और जितने रूमर तुम्हारे बारे में फेमस है मुझे लगता है तुम उससे भी कमाल के हो। यूजिन बोलते हाँ तुम भी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी हो। तभी पार्क जियोनिंग बोलती है कैसा लगा हम लोग डेट करना चालू कर दे? यूजिन बोलता है मुझे अपने से बड़ी लड़की में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। पार्क जियोनिंग बोलते लेकिन तुम्हें ये बोलने की जरूरत नहीं थी और वैसे भी मैं तुमसे ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ। और यूजिन बोलता तुम्हारा जो फ्रेंड है आखिर उन लोगों ने इतनी स्कैरी फेस क्यों बना रखा है, क्या मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत डरना चाहिए था? और वैसे मुझे एक बात आखिर तुम लोगों ने इस शॉप को कब्जे में क्यों कर रखा है या फिर तुम लोग ये सब किसी के कहने पे कर रहे हो? तभी पार्क जियोनिंग बोलते बस इतना काफ़ी है और वो अपने मन में सोच रही होती है ये बंदा काफ़ी ज़्यादा ऑन पॉइंट बातें कर रहा है और ये यहाँ पे ऐसे जोक कैसे मार सकता है जबकि इसको पता भी नहीं कि मैं यहाँ पे क्या क्या करती हूँ। यूजिन बोलता तो आखिर तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? पार्क जियोनिंग बोलती है ली वांगली ने मुझे तुम्हारी स्टोरी बताई। तभी यूजिन बोलता है आखिर तुम कौन सी स्टोरी के बारे में बात कर रही हो? पार्क जियोनिंग बोलते मुझे सब कुछ पता है, तुमने ली वांगली के साथ क्या क्या किया और तुम ऐसा बिल्कुल भी प्रिटेंड मत करो जैसे कि तुम इसके बारे में जानते ही नहीं हो क्योंकि मुझे वहाँ की सारी कहानी पता है। यूजिन बोलता है कि तुमने ली वांगली को मारते हुए देखा था। तभी हम देखते पार्क जियोनिंग के पास वाला लड़का काफी गुस्सा आता है और वो बोलता है कि तुम किस तरह से बात कर रहे हो, मुझे लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन हम देखते पार्क जियोनिंग उसको रोक देती है। तभी यूजिन बोलता क्या ली वांगली मुझसे रिवेंज लेगा? पार्क जियोनिंग बोलते मुझे नहीं पता वो क्या करेगा लेकिन ऐसा हो भी सकता है। तभी हम देखते यूजिन काफी सीरियस होता है, बोलता है क्या ली वांगपिल के अंदर इतना हिम्मत है कि वो मुझसे रिवेंज ले सके? और हम देखते यूजिन को इतना सीरियस देख के पार्क जियोनिंग काफी डर जाती है और वो बोलते नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यूजिन बोलता है तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया है तो तुमको पक्का मुझसे कोई बात करनी होगी। तभी पार्क जियोनिंग सोच रही होती है मुझे नहीं पता कि यूजिन का क्या कनेक्शन है तो मैं अभी के लिए इससे कुछ नहीं बोल सकती। और वो बोलते यूजिन क्या हम कल लंच में मिल सकते हैं, लेकिन यूजिन उसको मना कर देता है। और तभी हम देखते पार्क जियोनिंग हंसने लगती है और यूजिन सोच रहा होता है जैसे ही पार्क जियोनिंग का एक्सप्रेशन चेंज हुआ जो बंदे मुझसे काफ़ी ज़्यादा दूर खड़े थे अचानक मेरी तरफ बढ़ने लगे। लेकिन तभी हम देखते पीछे घूमते हुए बोलता है अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं अभी तक भाग चुका होता क्योंकि तुम्हें पता है यूनिंग बिल्कुल सेफ है। और इस बात से पार्क जियोनिंग काफ़ी ज़्यादा शौक आती है, बोलती है आखिर इसके बारे में तुम्हें कैसे पता? यूजिन बोलता है तुम्हें अभी इसके बारे में नहीं पता? पार्क जियोनिंग बोलती है तुम क्या बोलना चाहते हो सीधे सीधे बोलो। और तभी यूजिन बोला तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पास क्यों आया? क्योंकि मैं इतनी देर से तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा था और हाँ अब मुझे तुमसे फालतू बात नहीं करनी, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वैसे तुम्हें भी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तुम्हें तो पता ही होगा लोगों की प्रॉपर्टी डैमेज पहुँचाना, इलीगल बिजनेस करना, क्रिमिनल एक्टिविटी को परफॉर्म करना और साथ ही में ड्रग्स की डीलिंग करना, ये सब बहुत बड़े क्राइम है और इनकी पनिशमेंट बहुत बड़ी होती है। और अगर तुम यहाँ पे स्टूपिड होती तो तुम्हें थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है और बाकी तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर क्या करना है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन किसी भी काम को करने की एक लिमिट होती है और जिस दिन आप उस लाइन को क्रॉस करते हो उस दिन के बाद से आपकी लाइफ काफ़ी खतरे में आ जाती है, तो तुम्हें अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? और मुझे लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा जिद्दी इंसान हो,
तुम्हें नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और चलो ठीक है मैं चलता हूँ, और तुम एक काम करना मेरा बिल भी भर देना, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं उस टी को पी नहीं पाया था। और तभी हम दो बंदे उसको रोकने लगते हैं। यूजिन उन दोनों को धीरे से धक्का मारता है और वो दोनों सीधे जाकर दीवार में भिड़ते हैं। यूजिन बोलता है अगर तुम मेरे हाथ से बुरी तरह से मार नहीं खाना चाहते तो तुम में से कोई भी मेरे रास्ते में मत आना। और हम देखते यूजिन की इतनी पावर को देख के सारे बंदे काफी ज्यादा डर जाते हैं। और तभी यूजिन उस कैफे लड़के कुछ बोलता है और वहां से चला जाता है। और तभी पार्क जियोन बोलते फटाफट सब लोग बाहर चलो। और तभी पार्क जियोन उस लड़के से बिल पूछती है और वो लड़की बोलती है आपका बिल हो गया 3,70,000 वॉन। पार्क जियोन बोलती तो काफी ज्यादा है। तभी वो लड़की बोलती है आप लोगों ने यहाँ पे काफी सारा सामान तोड़ा, उन सब पैसों को मिला के आप लोग का इतना बनता है। तभी पार्क जियोन बोलती है आखिर यूजिन और तुम्हारा क्या रिलेशन है। तभी वो कैफे लड़की बोलती है नहीं मैं उसको नहीं जानती, वो बस एक कस्टमर है। पार्क जियोन बोलती है आखिर उसने तुम्हारे कान में क्या बोला और तुम ये मत बोला कि तुमने कुछ नहीं सुना। तभी वो लड़की बोलती है उसने ज्यादा कुछ नहीं बोला, उसने मुझसे ये बोला कि अगर पुलिस यहाँ पे आए तो पुलिस को पता ना अगर पार्क जियोन यहीं पे थी। और उसने मुझसे ये भी बोला कि वो फोटोज भी सेंड कर देगा। और तभी पार्क जियोन उसको पैसे दे देती है और बोलती है अगर तुमने यहाँ पे अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हें मार दूंगी, और हाँ हम तुम्हारे कैफे में कभी नहीं आएंगे तो तुम अपना मुंह बंद करके रखना। और हम देखते हो कैफे लड़की सोच रही होती है मैं पिछले 2 महीने से एक हेल की लाइफ जी रही हूँ। आज से 2 महीने पहले एक बंदा मेरे शॉप पे आता और बोलता है कि उसको मेरी शॉप को खरीदना है, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया क्योंकि वो मेरी शॉप को हाफ प्राइस पे खरीदना चाहता था। और उसी के कुछ दिन बाद से यहाँ पे ये सारे गुंडे लड़के आने लगे और वो सारी टेबल्स पे आके बैठ जाते थे और देर रात तक यहाँ पे शोर मचाते थे। और उन इंसिडेंट की वजह से यहाँ पे कस्टमर्स ने आना बंद कर दिया। और मैंने पुलिस को इस बारे में बताया, लेकिन जब भी पुलिस यहाँ पे आती थी तब वो बंदे उस दिन आते ही नहीं थे। और मैंने आज से पहले कभी ऐसा फील नहीं किया था कि इस दुनिया में इतने बुरे लोग भी रहते हैं। उनकी वजह से मेरी शॉप काफी ज्यादा घाटे में जाने लगी। तभी एक दिन मुझे एक हेल्प मिलती है, ये बंदा मेरे पास आता है और बोलता है अगर तुम्हें लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम बस मुझे एक बार कॉल कर देना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। और जैसे ही बंदे तुम्हारे शॉप के अंदर आए तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हें पक्का भरोसा दिलाता हूँ जैसे मैं शॉप के अंदर एंटर करूंगा उस दिन के बाद वो कभी शॉप में नहीं आएंगे। और पता नहीं वो लड़का कैसे आया, लेकिन उसने मेरी काफी ज्यादा हेल्प कर दी। फिर हमें सीन चेंज होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। यूनियन बोल रहे थे फादर आप प्लीज बैठ जाइए और आपको हॉस्पिटल के बिल की बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, प्रिंसिपल ने बोला वो इसका ध्यान रख लेंगे। तभी हम देखते यून सियोक जी बोल रहे होते हैं मैं एक स्पेशल फोर्स का ऑफिसर हूँ, ये सारी चोटें मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए मुझे हॉस्पिटल में रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और तुम्हें पता जब मैं मिलिट्री के अंदर था तभी यूनियन बोलती मुझे कि मिलिट्री की बातें नहीं सुननी। तभी यून सियोक जी पूछता है कि स्कूल का माहौल कैसे चल रहा है। तभी यूनियन बोलते सारे बच्चे काफी शांत हो चुके हैं और जो भी बच्चे बुली हो रहे थे आप उनके हीरो हैं। और साथ ही में वाइस प्रिंसिपल को रिजाइन देना पड़ा। और तभी हम टीचर यून सियोक जी सोच रहे होते हैं मेरी बेटी को वहाँ पे लोकल गुंडों ने किडनैप कर लिया और उन लोगों ने पैसे की मांग करी। स्कूल प्रिंसिपल कांग्रेसमैन का बंदा दोनों इस क्राइम सीन पे आए थे, लेकिन मैंने वहाँ पे दिमाग लगा चीजों को अपनी तरफ कर लिया, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाती तो मेरे जैसा सिंगल टीचर चीज को हैंडल नहीं कर पाता। और इसीलिए मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाया, मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरी डॉटर अभी भी उस स्कूल के अंदर है, मुझे पता है उसको वहाँ पे बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि जो पार्क जियोन है वो अभी भी वहाँ पे पढ़ रही है। मुझे वहाँ पे उस लड़की का इंतजाम करना होगा, वो लड़की बहुत ज्यादा खतरनाक है और जो बंदे उसको बैक में सपोर्ट कर रहे हैं वो भी काफी ज्यादा खतरनाक है। और फिर वो बोलते हैं मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदे को ट्रस्ट कर सकता हूँ। तभी उन्हें बोलते फादर क्या हुआ, कौन है जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तभी हम सीन चेंज हमें यूजिन को दिखाया जाता है। यूसी उसको बोल तुम उसको डेट कर रहे हो क्योंकि तुम आजकल स्कूल भी काफी ज्यादा कम आते हो। तभी यूजिन बोल तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं काफी ज्यादा पेन में हूँ। यूसी बोला तुम यहाँ के टॉप स्टूडेंट हो। यूजिन बोलता अच्छा ऐसी बात है। यूसी बोलता हाँ पूरी स्कूल के अंदर तुम्हारी फर्स्ट रैंक आई है। तभी यूजिन बोलता ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे कॉलेज जाना है। तभी यूसी बोलते लेकिन ऐसा क्यों, तुम हमेशा ये बोलते कि वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है, तो आखिर अचानक तुम्हारा माइंड चेंज कैसे हो गया। तभी यूजिन बोलता ऐसा कोई खास रीजन नहीं है, बस मुझे लगा मुझे जाना चाहिए। यूसी बोला फिर तो मुझे भी कॉलेज जाना है। तभी यूजिन बोलता मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूँ। तभी यूसी बोलता आखिर तुम्हें कैसे कर पाओगे। यूजिन बोलते तो काफी ज्यादा ईजी है, तुम्हें स्टडी के अंदर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और ये सुन के यूसी काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और यूसी सोच रहा होता है मैं यूजिन से लास्ट ईयर मिला था और पहले इस क्लास का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा बेकार था और इस क्लास के अंदर स्टडी के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था और यहाँ पे हर रोज फाइट हुआ करती थी, लेकिन मुझे इन फाइट वगैरह में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं पीछे जाके बैठूं। लेकिन जब सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो चीजें काफी अलग हो गई, क्योंकि तभी उस फाइट के बीच में कोई बोलता है तुम लोग यहाँ पर शोर मत करो, मुझे सोने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तभी उसी को बताता है फर्स्ट डे ट्रांसफर होने के बाद ये पहला बार था जो कि इसने किसी को बोला था। और फिर जब बंदे तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और उनका कहना था तुझे इससे क्या लेन देना। लेकिन उस दिन के बाद से पता नहीं क्या हुआ, अगले दिन से वही लड़का के चुपचाप से पढ़ाई कर रहा था और उसको देख कैसे लग रहा था जैसे किसी ने उसको बहुत बुरी तरह से मारा हो। और न्यू स्टूडेंट के आने के 1 महीने बाद से ही ये पूरी क्लास बहुत ज्यादा चेंज हो गई। अब यहाँ कोई फाइट के बारे में सोचता भी नहीं था और क्योंकि सारे बच्चे नए स्टूडेंट से काफी ज्यादा डरते थे इसीलिए कोई भी उसके पास नहीं आता था। लेकिन एक दिन अचानक से मैं उसके पास गया और मैंने बोला मेरा नाम है जुंग यूसिक, कैसा लगा अगर हम फ्रेंड बन जाए। और वो पहली बार जब मैंने उसके फेस पे इमोशन दिखे थे और जब मैंने उसको फ्रेंडशिप के लिए पूछा था वो काफी देर तक सोच रहा था। और तभी मैंने उसको बोला कि मेरे हाथ काफी ज्यादा दुख रहे हैं और उसके बाद उसने मुझसे हाथ मिला लिया और हम दोनों उस दिन के बाद से दोस्त बन गए। और जब हम लोग रेस्टोरेंट में गए तो यूजिन रामन को देख के बोल रहा होता है कि आखिर ये क्या चीज है
और तभी यूसी उसको बताता है ये तो रामेन है, क्या तुमने इसको आज तक नहीं खाया? तभी यूजन बोलता है हाँ मैंने आज से पहले रामेन कभी नहीं खाया, और सच में ये नूडल्स तो काफी अजीब है। और उस दिन मैंने सोचा क्या ये बंदा कोई एलियन है, और अगर ये एलियन है तो मुझे इसको रिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आखिर मैं इसको कहाँ रिपोर्ट करूँ। और जब मैंने इसको खाते हुए देखा तो काफी ज्यादा खुश था, और मैंने सोचा शायद इसका कोई फ्रेंड नहीं है, तो मैं इसका हमेशा फ्रेंड बन के रहूंगा। और हम हमेशा क्लास को स्किप करके बात किया करते थे, लेकिन इसकी बात करने की टेक्निक काफी ज्यादा अलग थी, तो मैं इसे लगातार बात करता रहा, उसकी बात करने की टेक्निक को सही किया। और उसके बाद धीरे धीरे करके वो काफी ज्यादा चेंज हुआ, लेकिन अभी वो दूसरे लोगों से बात करने में काफी ज्यादा झिझकता है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा शौक उस दिन लगा जिस दिन मुझे स्कूल बोर्ड के टॉप रैंक में वो दिखा, और पता नहीं गॉड ने क्या चीट कोड लगा के इसको बनाया है, क्या सच में कोई इतना जीनियस हो सकता है। लेकिन मुझे एक बात यहाँ पे पता चल गई कि इस कचरा स्कूल में आने के बाद मैंने एक काम बहुत अच्छा किया है कि मैं यहाँ पे यूजन का फ्रेंड बन गया। और क्योंकि मैं पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं हूँ, और ना ही मैं इतना पैसा कि मैं किसी प्राइवेट अकेडमी में जा सकूँ या फिर किसी ट्यूटर को अपने लिए हायर कर सकूँ, तो सच में मुझे काफी ज्यादा डर था कि मैं दूसरों के लेवल को कैचअप नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यूजन ने मेरी वहाँ भी हेल्प करी, और अब यूजन ने बोल दे कि वो मेरी हेल्प करेगा, तो मुझे और किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और यूसी के रूम के अंदर कुछ चेयर्स लगा के बोलता है यहाँ पे स्टडी की एक फ्रेश शुरुआत करने में काफी ज्यादा मजा आएगा, और जब यूजन हेल्प करे तो कुछ भी पॉसिबल है। फिर मैं वापस यूजन के घर का सीन दिखाया जाता है। यूजन बोल रहा था लास्ट वीक से एक नई प्रोसेस चालू हुई है, तो इसीलिए मुझे मेरी बॉडी को स्टेबलाइज करना होगा, क्योंकि अगर मेरी बॉडी की दोनों साइड का बैलेंस ठीक नहीं होगा तो मेरी बॉडी को काफी ज्यादा पेन से गुजरना होगा। और खासकर जब मैं लॉन्ग रेंज अटैक कर रहा था तो मुझे इस चीज की काफी ज्यादा कमी फील हुई। हालांकि इस बार की मोल्टिंग के बाद मेरी पावर 4 गुना बढ़ चुकी है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत तो मेरी बॉडी है। अगर गॉड को मुझे इतनी पावर देनी ही थी तो कम से कम बॉडी के अंदर लेटेस्ट पार्ट तो लगाने चाहिए थे, लेकिन मुझे लगता है गॉड है मेरी कोई भी हेल्प नहीं करने वाले, इसलिए मुझे मेरी नई बॉडी को खुद ही असेंबल करना पड़ेगा। और तभी वो अपने फोन में चेक करता है और बोलते लगता है हायुंग से मिलने का टाइम आ चुका है। और फिर हम देखते हैं हायुंग और यूजन दोनों साथ में बैठे होते हैं, और हायुंग बोलते मैंने इस बुक को पढ़ लिया लेकिन मुझे इस पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आया। और हायुंग सोच रही होती है अगर ग्रैंडपा ने मुझे नहीं बोला होता तो मैं अभी तक कभी कभार चली गई होती। तभी यूजन बोलता अभी काफी ज्यादा टाइम बाकी है तो तुम्हें यहाँ पे एक और चैप्टर पढ़ना चाहिए। तभी हायुंग बोलती लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी। तभी यूजन बोला तूने बोला था कि तुम इस नॉवल को कंप्लीट करोगी, क्या तुम अपना प्रॉमिस भूल रही हो। और तभी हायुंग सोच रही है हमें पढ़ने का क्या मतलब है, मुझे एक सेलिब्रिटी बनना है, पर पता नहीं क्यों मेरे डैड को इस लड़के में क्या दिखता है। उनका कहना है मैं इसे काफी कुछ सीख सकती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि ग्रैंडपा वापस से मुझे पेरेंट्स के पास भेज दे, इसीलिए मुझे ग्रैंडपा की ये बात माननी पड़ रही है। उनका कहना है कि हर वीक मुझे 2 घंटे यूजन के साथ रहना है, और उस टाइम में मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, इसके लिए कोई डिमांड नहीं है। और आपको पता है ना कि वो बहुत कुछ कर सकता है। तभी उसके ग्रैंडपा बोलते हैं इसमें उसकी फॉल्ट नहीं थी, क्या मुझे इस चीज को वापस से दोहराना पड़ेगा, और अगर तुम मेरी यहाँ पे बात नहीं सुनती हो तो मुझे लगता है तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए। और तभी हायुंग सोच रही होती है वैसे यूजी ने कभी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, और मैं बस उससे इसलिए नफरत करती हूँ क्योंकि मेरे फादर उसको मारना चाहते हैं, और मुझे पता ये रीजन काफी ज्यादा फालतू है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। और तभी हायुंग सोच रही होती है मुझे पता है ग्रैंडपा यहाँ पे क्या सोच रहे हैं, लेकिन उनको क्या लगता है 2 घंटे साथ में रहने की वजह से यहाँ पे चीजें काफी ज्यादा ठीक हो जाएंगी, और साथ ही में इसकी बिहेवियर की वजह से मुझे काफी ज्यादा चिढ़ आती है। और यूजिन सोच रहा था कि ग्रैंडपा ने मुझसे रिक्वेस्ट नहीं करी होती तो मैं हायुंग के साथ मिलने के लिए कभी हाँ नहीं करता, क्योंकि ये लड़की एक बहुत बड़ी बेवकूफ है। और तभी हम देखते हैं हायुंग अपने फोन में देखती है और बोलती है यूजन आज मेरा फ्रेंड मुझसे मिलने के लिए आने वाला है, तो आज हम लोग जल्दी फिनिश कर लेते हैं। और तभी यूजन बोलता है कि वो कौन है और उसको अभी क्यों आना है। तभी हायुंग बोलते उसने अभी मुझे मैसेज किया कि वो मेरे घर के बाहर खड़ा है। तभी यूजन बोलता चलो ठीक है चलते हैं, और हायुंग बोलते लेकिन तुम मेरे साथ क्यों चल रहे हो। यूजन बोलते ग्रैंडपा ने मुझे बोला था कि मुझे तुम्हें गार्ड भी करना है, और इस बात से हायुंग काफी चिढ़ जाती है और बोलती है तुम्हें पता नहीं मैं डेट पे जा रही हूँ और तुम मुझे वहाँ भी फॉलो करना चाहते हो। और तभी हमने 2 लोग बाहर की तरफ आ जाते हैं, और दूसरा लड़का बोलता कि ये कौन है, और फिर हमने 2 लोग रेस्टोरेंट में आ गए होते हैं। वो दूसरा वाला बंदा सोच रहा होता है जितने भी ट्रेनिंग एजेंसी के अंदर आए हैं हायुंग उन सब में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और उसने आज मुझे मैसेज करके यहाँ पे बुलाया है, और मुझे लग रहा है आगे चल के बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनेगी, और अगर ऐसी लड़की ने मुझे डेट पे आने के लिए पूछा है तो आखिर मैं उसको कैसे मना कर सकता हूँ। लेकिन पता नहीं आखिर ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। और तभी हम देखते हैं हायुंग बोलती है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो गया है। और तभी यूजन ग्रैंडपा को फोन लगाता है और बोलता है तुम ऐसे बिहेव करोगी तो मैं ग्रैंडपा को सब कुछ बता दूंगा। लेकिन हम देखते गुस्से में हायुंग वहाँ चली जाती है, और तभी यूजन वहाँ से बिल पे करके बाहर आता है और अपने कानों को नेक्स्ट लेवल पे एक्टिवेट करता है, और बोलते हैं यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, इन लोगों में हायुंग की आवाज पताना काफी ज्यादा मुश्किल है। और तभी यूजन को याद आता है कि ग्रैंडपा ने उसको क्या बोला था। ग्रैंडपा ने कहा था कि मुझे काफी ज्यादा खुशी है कि वो ग्रो कर रही है, लेकिन तुम्हें भी पता होगा कि उसका टेम्पर काफी ज्यादा खराब है, और उस चक्कर में कहीं वो फंस न जाए, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस बच्ची को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि मैं यहाँ पे तुमसे ज्यादा भरोसा किसी में नहीं करता हूँ। तभी यूजन बोलता है लगता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे हायुंग को यहाँ पे ढूंढना होगा, क्योंकि यहाँ आसपास काफी ज्यादा खतरनाक जगह है, और कहीं ऐसा ना हो कि हायुंग के साथ कुछ बुरा हो जाए। और हम देखते हायुंग और वो बंदा जा रहा होता है, और तभी हायुंग को 2 बंदे कार के अंदर से देखते हैं, और वो बोलते हैं जो लड़की है वो काफी ज्यादा सुंदर है, अगर हम उसको बॉस सैमुअल के पास लेके जाएंगे तो बॉस सैमुअल काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। और तभी हम देखते हायुंग बोलती है कहीं वो हमारे पीछे तो नहीं आ रहा, और दूसरा वाला बंदा बोलता है जगह काफी ज्यादा अलग है तो मुझे नहीं लगता वो यहाँ पे आ पाएगा, चलो हम किसी स्टोर पे चलते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ आखिर वो बंदा है कौन। तभी हायुंग बोलती है वो एक ट्यूटर है और साथ में बॉडीगार्ड भी।
तभी वो दूसरा वाला बंदा बोलता है, क्या एक बॉडीगार्ड, क्या उसको तुम्हारे ग्रैंडपा ने अरेंज किया है? तभी हायुंग बोलते, ग्रैंडपा आजकल काफी ज्यादा अनोइंग हो गए हैं। और तभी वो दोनों देखते वहाँ पे दो बंदे फाइट कर रहे हैं और हायुंग के साथ वाला बंदा बोलता है, ये जगह काफी ज्यादा अजीब लग रही है, हमको यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन तभी उन गाड़ी वाले बंदों में से एक बंदा हायुंग से आकर टकरा जाता है और जोर जोर चिल्लाने लगता है और बोलता है, इसने मेरी आंख फोड़ दी। और उसका साथ वाला बंदा हायुंग को बोलता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुमने मेरे दोस्त की आंख फोड़ दी, तुम यहाँ पे उसको अंधा करके भाग रही हो। और हम देखते हायुंग काफी ज्यादा डर गई होती है और बोलती है, नहीं मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। लेकिन तभी हम देखते वो बंदा उसके कंधे पे हाथ रख देता है और बोलता है, ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, हमें कहीं और चल के बात करना चाहिए। और मैं तुम्हें बता दूं, मेरा गुस्सा काफी ज्यादा खराब है, तो इसलिए तुम यहाँ पे कोऑपरेट करो और मैं यहाँ पे तुमसे जो क्वेश्चन पूछूंगा तुम उसका आंसर देना। सबसे पहले मुझे ये बता, तुम्हारा नाम क्या है? और हायुंग बोलती, मेरा नाम है हायुंग। और तभी वो बंदा बोलता है, हायुंग ये तो काफी ज्यादा अच्छा नाम है, तो मुझे बता तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तुम्हारी एज क्या है? और हायुंग बोलती, मैं 9th ग्रेड में पढ़ती हूँ और मैं 16 ईयर्स की हूँ। तो मुझे बता कि तुम्हारे डैड क्या करते हैं? हायुंग बोलती, वो बिजनेस करते हैं और उनकी कंपनी का नाम है गॉस मैकेनिक्स। और वो बंदा सोचता है, काफी ज्यादा मजा आ गया, ये लड़की तो काफी ज्यादा रिच भी है। और तभी हमें यूजिन को दिखाया जाता है। यूजिन सोचा था आखिर वो कहाँ गई, यहाँ पे इतने सारे लोगों को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है, तो आखिर मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या मैं यहाँ चला जाऊँ? लेकिन अगर मैं यहाँ पे चला गया तो ग्रैंडपा काफी ज्यादा टेंशन करेंगे और मैंने उनको प्रॉमिस भी किया था मैं हायुंग को प्रोटेक्ट करूंगा। और हम उन बंदों ने हायुंग की आंखों पर पट्टी बांधी होती है और हायुंग सोच रही होती है, क्या ये लोग मुझे किडनैप कर रहे हैं या फिर ये लोग यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, आखिर मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं ग्रैंडपा कैसे बताऊँ? और तभी हम देखते वो बंदे हायुंग को लेकर जाने लगते हैं। लेकिन हायुंग को वहाँ पे ले आते हुए वो वहाँ देख लेता है और वो बोलता है कि ये लोग इतने दिन में किडनैपिंग कैसे कर सकते हैं, और ये तो एक बच्ची, आखिर इसने क्या बिगाड़ा होगा? और तभी हमें यूजिन की तरफ दिखाया जाता है। यूजिन बोलता है, मैंने जब हायुंग को कॉल किया तो वहाँ पे काफी सारे लोग की हंसने की आवाज आ रही थी और हायुंग की ब्रीथिंग को सुन के लग रहा था जैसे वो काफी ज्यादा डरी हुई हो। और ये बिल्कुल वैसा इंसिडेंट जो कि यूनियन के साथ हुआ था और लगता है यहाँ पे हायुंग को किसी ने किडनैप कर लिया है। मुझे सबसे पहले ग्रैंडपा को इस बारे में बताना होगा। और तभी ग्रैंडपा बोलते, क्या हायुंग किडनैप हो गई? यूजिन बोलते, हाँ वो किडनैप हो चुकी है और आपको किसी वक्त भी पैसे के लिए कॉल आ रहा होगा। और तभी ग्रैंडपा बोलते, मुझे भी क्या करना चाहिए? तभी यूजिन बोलता है, जब आपके पास कॉल आए तो आप एक नॉर्मल ग्रैंडफादर से बात करना और आप ऐसा बिल्कुल मत दिखाना कि आप कितना पैसा दे सकते हो, जितना हो सके उतना नेगोशिएट करना। और हाँ, कुछ भी हो जाए डायरेक्टली मिलने के लिए नहीं जाएंगे, जितनी बात हो उतनी सी फोन पे करना। और तभी ग्रैंडपा बोलते कि मैं हायुंग के फादर को बताऊं? यूजिन बोलते, नहीं उनको बताने की जरूरत नहीं है, वो काम को और ज्यादा खराब कर देंगे और उनको ये बात पता चलने से पहले मैं इस चीज को पक्का फिनिश कर लूंगा। और हम वॉन उन बंदों का पीछा करने लगता है और अपने मन में सोच रहा होता है, मेरा इतना रिस्क लेने की वजह है क्योंकि जब भी मैं किसी से फाइटिंग करता हूँ तो मेरी बॉडी कंडीशन और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, तो अगर मुझे फाइटिंग करनी है तो क्यों ना मैं बैड गाइज के खिलाफ फाइट करूँ और उनके साथ फाइट करने में कोई रीमा भी फेमस नहीं होंगे और मुझे यहाँ पे उनको बहुत बुरी तरह से डैमेज करना है, लेकिन बिना कोई सबूत छुड़ाना मेरी हालत काफी ज़्यादा खराब हो सकती है। और ये लोग उस लड़की को चाइनीज रेस्टोरेंट के अंदर लेके गए हैं, क्या ये रेस्टोरेंट भी इसके अंदर इन्वॉल्व है? और लगता है यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है जिसके अंदर कोई रियल चाइनीज बंदा इन्वॉल्व है। और तभी एक वेटर्स उससे पूछती है, क्या आपके साथ में कोई आया है? लेकिन वो ना बोलते, नहीं मेरे साथ कोई नहीं आया, मैं यहाँ पे अकेले आया हूँ, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं आखिर रेस्टरूम कहाँ पे है? और वो उसको बोलते, रेस्टरूम उस तरफ है और अगर आपको यहाँ पे किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। और वो ना सोच रहा होता है, रेस्टरूम के बहाने में गार्डन की तरफ आ गया और यहाँ से निकलने के लिए एग्जिट का रास्ता ढूंढने लगा। बाथरूम के अंदर जाके अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और बोलता है, मैं जब भी इन पावर को एक्टिवेट करता हूँ तो उनका नाम गियर अप करता हूँ, क्योंकि ये पावर बिल्कुल कार की गियर की तरह काम करती है। जैसे मैं एक गियर ऊपर करता हूँ तो मेरी पावर अलग लेवल बढ़ जाती है। फिर हम सीन चेंज होता है, हमें यूजिन को दिखाया जाता है। यूजिन बोलता है, मैंने कंपनी को हैक कर लिया और इन सब तरीकों से मैं हायुंग की लोकेशन का पता लगा सकता हूँ। और जैसे कि मैं पता लगा पा रहा हूँ, ये लोकेशन चाइनीज रेस्टोरेंट के आसपास है और मैंने वहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को हैक करके अलग अलग नंबर से अलग अलग रेस्टोरेंट में कॉल लगाया और उन रेस्टोरेंट में लोकेटेड पीसीज को हैक किया, जिससे मुझे पता चला ये सारे रेस्टोरेंट एक ऑर्गेनाइज से रिलेटेड है। और वो बोलता है बारी आ चुकी ट्रैप बिछाने की। और हम देखते वो एक अजीब सी सिम लगाता है और किसी को कॉल करते हुए बोलता है, क्या ये चा गंगवा बोल रहे हैं? मेरे पास आपके लिए एक न्यूज़ है, आपके काम को डिस्कवर कर लिया गया है, तो जितनी जल्दी हो सके आप छुप जाइए। और हमने चा गंगवा बोल रहा था कि तुम क्या बोल रहे हो? और यूजियन बोलता है, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई है कि आप लोगों ने जो स्ट्रीट पे किया वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था और इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप छुप जाइए। और चा गंगवा बोल रहा था कि तुम कौन बोल रहे हो, मेरे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और यूजियन बोला, चा गंगवा आप क्या बोल रहे हैं? अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं क्लियरली बता दूं, इस मार्केट की एक बहुत बड़ी चिड़िया के ऊपर अटैक करने वाली है। और यूजियन बताता है, ऐसे ही करके मैंने बहुत सारे कॉल लगाए और सबको बोला कि वो लोग वहाँ से बाहर ना निकले क्योंकि बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा खतरा है। और तभी यूजियन ग्रैंडपा को फोन करता है और बोलता है, ग्रैंडपा आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैंने सबका सर्वर हैक करके सबको बोल दिया है, तो वो लोग आज यहाँ से किसी को भी बाहर लेकर नहीं जाने वाले और उतना टाइम मेरे को हायुंग बचाने के लिए काफ़ी होगा। और उसके बाद यूजियन ने जिन को कॉल लगाया होता है वो उन सब की लोकेशन को चेक करने लगता है, क्योंकि जिस भी बंदे ने कुछ ना कुछ गलत किया होगा वो पक्का अपनी लोकेशन को चेंज करेगा और जो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बंदा होगा वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जगह पे जाएगा। और जहाँ तक मैं चेक कर पा रहा हूँ इन सारे लोगों में से 3 लोग मूव किए हैं, इसका मतलब ये 3 लोकेशन में से एक लोकेशन हायुंग की है। और जब मैंने इनके कॉल रिकॉर्ड को चेक किया तो मुझे इन तीनों में एक कॉमन बंदा मिला
और अब मुझे यहाँ पे एक और काम करना है कि इन सब लोगों को एक अलर्ट पे लगा देना है, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ से मूव ना करे। और फिर हम सीन चेंज होता है, हमें उन्हीं दोनों बंदों को दिखाया जाता है जिन्होंने हायुंग को किडनैप किया था। और उनमें से एक बंदा बोल रहा था कि हमने इस लड़के को किडनैप कर काफी बड़ी गलती कर दी। तभी दूसरा बंदा बोलता है लगता है किसी ने हमें किडनैप करते हुए देख लिया और किसी ने हमें कॉल करके बोला है कि हम लोग अपनी प्रोफाइल को लो रखना होगा। लेकिन हमने सारी चीजें काफी ज्यादा परफेक्ट करी थी और काफी ज्यादा टाइम हो गया जब हमें कहीं छुपना पड़ा था। ये जो मुझे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है। और उस बंदे ने बोला हमें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं, वो वहाँ पे सब कुछ संभाल लेगा। इसका मतलब आगे चल के हमें उस बंदे को पे करना पड़ेगा। और साथ ही में इस लड़की को खरोच नहीं आना चाहिए क्योंकि सैमुअल बॉस को काफी ज्यादा क्लीन लड़कियां पसंद है। और तभी वो दूसरा वाला किडनैपर बोलता है क्या तुमने इस लड़की के पेरेंट्स के बारे में पता लगाया? तभी दूसरा वाला किडनैपर बोलता है हाँ, इसके पेरेंट्स काफी ज्यादा टेंशन में है और इसका जो डैड है वो बहुत बड़ी कंपनी का CEO है। लेकिन फिर भी उसकी होने से कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पर सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है इसकी मॉम, क्योंकि इसकी मॉम लोन साहब की इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। तभी वो पहला वाला किडनैपर बोलता है इसमें डरने वाली क्या बात है, ये बस एक रिच फैमिली से आती है और क्या। तभी वो दूसरा वाला बंदा बोला तुम कुछ भी नहीं जानते, हम लोग को ज्यादातर लोन साहब की इंडस्ट्री वाले से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और खासकर जब उनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग हो। तभी पहला किडनैपर बोलता है आगे हमें टेंशन करने की क्या जरूरत है। दूसरा वाला किडनैपर बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारे जो हायर अप्स है उसका ध्यान रख लेंगे। तभी हमने तो वहाँ पे एक बंदा आता है बोलता है बॉस यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है, हमारे हाइड्रोट के अंदर एक बंदा आ गया है और उसने वहाँ पे मास्क पहन रखा है। बंदे बोलते क्या मास्क पहन रखा है, तो आखिर वो लोग कितने लोग हैं? तभी वो बंदा बोलता नहीं वहाँ पे ज्यादा लोग नहीं है, वो बंदा यहाँ पे अकेला आया है। और हमें दिखाया था वो बंदा कोई और नहीं बल्कि वो ना होता है। और वो ना के पीछे काफी सारे बंदे लगे होते हैं। वो ना सोच रहा होता है ये जगह काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये जो बिल्डिंग है ये सेंट्रल गार्डन से कनेक्टेड है और इसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ रूम बने हुए हैं। और जैसे मैं यहाँ पे एक बिल्डिंग से निकलता हूँ यहाँ पे एक और बिल्डिंग सामने आती है और यहाँ तक कि हर बिल्डिंग का जो गार्डन बना हुआ है वो बिल्कुल सेम है। और मेरा एक गियर अप होने के बावजूद भी मैं यहाँ के डायरेक्शन का पता नहीं लगा पा रहा। और क्योंकि मेरे पास इन पावर का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इसीलिए मैंने इस सिचुएशन को काफी ज्यादा कम आंक लिया। और हम वहाँ पे सारे बंदे उसको अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो ना जो भी अटैक कर रहा होता है वो उन बंदों को नहीं लगते और वो बंदे उसको अटैक करते हैं, लेकिन वो ना डॉज कर लेता है। वो ना सोचा था मुझे यहाँ पे बिना सोचे समझे नहीं आना चाहिए था, ये जगह काफी ज्यादा डेंजरस है। मैं मानता हूँ गियर अप स्टेट के अंदर इन लोग की मूवमेंट मुझे काफी ज्यादा स्लो लग रही है, लेकिन फिर भी ये बंदे प्रोफेशनल्स है इसीलिए उन लोग की मूवमेंट इतनी भी स्लो नहीं है। और तभी हम देखते उसको एक नानचाक लग जाती है और वो ना सोचा था मुझे लगता है इससे काम नहीं होगा। हालांकि मैं इसको यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा। मैंने यहाँ पे अपनी ब्रीथिंग को स्टॉप किया और अपने गियर को एक और बार अप कर दिया। हालांकि इस गियर को यूज करने के बाद मेरी बॉडी काफी ज्यादा पेन करती है, लेकिन इसकी वजह से मेरा माइंड और ज्यादा तेज हो चुका है। और इस गियर अप के बाद इन लोग की स्पीड इतनी स्लो हो जाती है कि मुझे लगता है ये बंदे फ्रीज हो चुके हैं। लेकिन मेरी उंगलियों से लेकर हर एक चीज बहुत ज्यादा पेन कर रही है। और जब मैंने अपने ओपोनेंट के पंच पे सिर्फ एक उंगली रखी तो उसकी बोन टूट गई और मैंने अपना हाथ पीछे किया और दूसरे बंदे के हाथ से नानचाक ले ली। और जो बंदा पहले मुझे नाइफ से डरा रहा था मैंने उसको एक बहुत तगड़ी नानचाक दी, जिस वजह से उसका सर वहीं फट गया और उसका खून आने लगा। और उसके बाद मैंने वहां से एक हथौड़ा उठा लिया और बढ़िया से वहाँ पे सारे बंदों को खत्म कर दिया। लेकिन जब वो रूम के अंदर एंटर करता है तो उसको वहाँ पे उल्टी होने लगती है और वो सोचता है नहीं अभी नहीं हो सकती, अभी मैं दुश्मन के घर के अंदर हूँ। और जैसे मेरी उल्टी चालू हुई मेरा गियर अप वहीं पर खत्म हो गया। और अगर मैं यहाँ पे गियर अप स्टार्ट कर देता हूँ तो मेरी कमजोरी एक झटके में खत्म हो जाएगी। लेकिन जो पेन उस वक्त होता है मैं उसको फील नहीं करना चाहता और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उनको मार दिया, उन बंदों ने बहुत सारे मासूम लोगों को मार रखा है और अगर वो लोग जिंदा रहते वो लोग और लोगों को मारते, तो मुझे यहाँ पे रिग्रेट करने की जरूरत नहीं। मुझे जो भी रिग्रेट करना हो इस बैटल को खत्म करने के बाद करेंगे। और फिर हम यू जॉन उन बंदों के ऊपर ध्यान रख रहा होता है और बोलता है पुलिस करने में काफी ज्यादा टाइम है। उसके बावजूद ये लोग काफी ज्यादा लार्ज ग्रुप में घूम रहे हैं, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अपने साथ बहुत सारे कॉइन लेके आया हूँ। और हम देखो काफी स्पीड से रेस्टोरेंट की बिल्डिंग में घुस जाता है और यू जॉन सोच रहा होता है ये जगह काफी ज्यादा डेंजरस लग रही है, लगता है ये इनकी गैंग का ट्रेनिंग कैंप है। और अगर ये लोग ट्रेनिंग कैंप के अंदर इतना खर्चा कर रहे हैं इसका मतलब इन बंदों की गैंग काफी ज्यादा बड़ी है। और मुझे लगा यहाँ पे आसपास कोई बंदा है, मुझे बहुत ध्यान से आगे बढ़ना होगा क्यों मुझे पता जो मैंने हायुंग को बचाने के लिए ट्रैप बिछाया है वो 100% काम करेगा। लेकिन लगता है यहाँ पे किसी गैंग ने इनको पर अटैक किया है और उस गैंग का थैंक यू जिसके समय काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। और यू जॉन बोला मैंने काफी देर तक ढूंढा लेकिन उसके बावजूद मुझे हायुंग की लोकेशन नहीं दिख रही थी। और ये कहीं से भी देख एक नॉर्मल रेस्टोरेंट नहीं लग रहा, जितनी इसकी साइज और जिस तरीके से इसको बनाया गया है ये पक्का एक ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल है जो कि पक्का इन लोग के पार्टनर्स के लिए है और इन लोग के पास किसी भी चीज को प्रिजर्व करने की जगह है। ये गैंग पक्का ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल है और इसका मतलब पक्का हायुंग एक वेयर हाउस के अंदर होगी। और हम यू जॉन और वॉना दोनों आमने सामने आगे होते हैं और यू जॉन के पीछे भी काफी सारे बंदे आए होते हैं और वॉना के पीछे भी काफी सारे बंदे होते हैं। और यू जॉन सोच रहा होता है लगता है बंदा कोई घुसपैठिया है और मैंने तो सोचा यहाँ पे कोई गैंग आई है, लेकिन ये बंदे की हिम्मत अलग ही लेवल पे है, ये यहाँ पे अकेले घुस गया। और तभी वॉना बोलता है ब्रो मेरी बात ध्यान सुनो, मैं यहाँ पे तुमसे फाइट नहीं करना चाहता। और तभी यू जॉन बोलता हम दोनों काफी ज्यादा बिजी है तो चलो हम लोग अपने अपने रास्ते पे जाते हैं। और तभी हम देखते हैं सारे बंदों का लीडर वहाँ पे आता है और वो बोलता है देखो यहाँ पे एक बंदा नहीं है बल्कि 2 बंदे हैं और क्या तुम लोग यहाँ पे खाना ढूंढने के लिए आए हो? लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पे खाना ढूंढने के लिए आए होते तो तुम लोगों ने मास्क नहीं पहना होता। और यू जॉन वॉना को देख के सोच रहा होता है ये बंदा भले ही यहाँ पे घुस चुका है लेकिन मुझे नहीं लगता इस जगह का इसका बिल्कुल भी एक्सपीरियंस है। और वॉना सोच रहा होता है ये बंदा कोई डिटेक्टिव तो नहीं लगता।
और ना ही ये कोई ऑफिसर है। लेकिन आज की जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या वो बंदा मैं यहाँ से निकलने में हेल्प कर सकता है? और जो लड़की को पकड़ के ले जा रहे थे, मुझे वो लड़की भी यहाँ पे नहीं मिली और मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से कैसे निकलूँ? ये बंदे तो हमें मार डालेंगे। और हम वो गैंग का बहुत सोच रहा होता है। मैं जब अंदर एंटर किया तो मैंने देखा कि बाहर सारे बंदे को काफी ब्रूटली मारा गया है और मैं कितना आराम जाके पार्टी करने वाला था। पता नहीं ये कमीने कहाँ से आ गए। और तभी यूजन वोना को बोलता है अभी के लिए हम कॉपरेट करके फाइट करते हैं और मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन जहाँ तक मुझे पता हम दोनों को यहाँ से बाहर निकलना है। वोना बोलता हाँ मैं इस बात के लिए एग्री करता हूँ। तभी यूजन बोलता कि तुम्हें स्किल्स क्या है? वोना बोलते मैं हैमर चलाने में काफी अच्छा हूँ। और आखिर तुम्हारी स्किल्स के बारे में क्या? तभी यूजन बोलता मैं निशाना काफी ज्यादा पक्का है, मैं किसी भी चीज को या किसी भी बंदे को कहीं भी फेंक सकता हूँ और मेरे हाथ पे भी काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन पहले यहाँ पे फाइट करने के लिए थोड़ी स्पेस क्रिएट करनी होगी और चलो यहाँ पे कुछ करके देखते हैं, क्योंकि ये बंदा हमें यहाँ पे मार नहीं रहा, इसका मतलब किसी के नजा कर रहा है। और हाँ मेरी एक बात ध्यान रखना, तुम जो भी अटैक करो उसको सिर्फ एक ब्लो में खत्म करना, लेकिन हाँ उस अटैक की वजह से तुम्हारी एनर्जी बिल्कुल खत्म नहीं होनी चाहिए। और हम यूजन आगे बढ़ते आगे वाले बंदे को काफी बड़ी किक मारता है और उसकी सिर्फ एक ही किक से वो सारे बंदे नॉक हो जाते हैं। और वो ना भी अपना हैमर लेकर उनको अटैक करता है और वो ना के भी एक अटैक से वो सारे बंदे नॉक हो जाते हैं। और यूजन सोच रहा था मुझे पता था ये बंदे इतने पावरफुल नहीं है, लेकिन ये जो मास्क वाला बंदा है क्या ये भी मेरी तरह है? और वो ना सोच रहा होता है ये जो दूसरा वाला बंदा है इसकी रिफ्लेक्स काफी ज्यादा तेज है और इसकी स्पीड को देख के मैं एक बार बोल सकता हूँ कि ये बंदा भी गियर को यूज कर सकता है। और ये पहली बार जब मैं किसी गियर यूजर को मिल रहा हूँ और अगर हम लोग इस जगह पे नहीं होते तो मैं इसका कॉलर पकड़ से क्वेश्चन पूछता कि आखिर जो हमारी कंडीशन है वो क्यों हो रही है और फ्यूचर में जाके हम इसका क्या कर सकते हैं। तो ये वो ना बोलता आखिर अब हमें क्या करना है? यूजियन बोलता तुम्हें कुछ नहीं करना, अब मैं सबको संभाल लूंगा। और वो अपने जेब से कॉइन निकाल के फेंकने लगता है जिससे सारे बंदे धड़ाधड़ नॉक हो रहे होते हैं और जो लीडर छुप के देख रहा होता है उसके भी गाल पे एक स्क्रैच लगता है। और लीडर सोच रहा होता है इसको देख के तो लग रहा है कि ये बंदा अपने हाथ से मशीन गन चला रहा है। और तभी हम देखते बंदा पीछे से यूजन के ऊपर नाइफ फेंकता है, लेकिन वो ना उस नाइफ को देख लेता है और फ्लिक करके उस नाइफ को वहीं पे रोक देता है। और यूजन सोच रहा सच में बंदा काफी हेल्पफुल है। और हम वो लीडर भागता हुआ नीचे आ गया होता है और बोलता है कि ये मॉन्स्टर यहाँ पे कैसे आ गए। और जैसे वो गेट खोलता है तो वहाँ पे 3 बंदे आए होते हैं और लीडर बोलते तो आखिरकार तुम लोग आ गए। और हम यूजन जब उन तीनों बंदों को देखता है तो उन तीनों के ऊपर कॉइन फेंकता है, लेकिन वो तीनों ही काफी इजीली उसके कॉइन से बच जाते हैं। यूजन बोलते हैं चीज काफी मुश्किल होने वाली है। और तभी वो ना बोलता है हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, लगता है इन लोगों ने मेरा लेवल अप कर लिया है। यूजन सोचा मैंने अपनी लाइफ में पहली बार अपने जैसी एबिलिटी के बहुत सारे बंदे को देखा है और जहाँ तक देख के लग रहा है वो बंदे स्टेज 1 पे हैं, पर क्या पता वो लोग स्टेज 2 पे हुए तो क्या मतलब भी उनको हैंडल कर सकता हूँ। और यूजन वोना से पूछता है आखिर तूने कितने स्टेज क्लियर कर लिए हैं? वोना बोलता है मैंने 2 स्टेज को क्लियर कर लिया है। और तभी यूजन सबसे जम करता है उन सबके ऊपर कॉइन फेंकता है और उनमें से एक बंदा कॉइन को डॉज करते यूजन की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो बंदा जैसे यूजन के ऊपर अटैक करता है यूजन उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और तभी वो ना उस बंदे के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो बंदा भी पीछे की तरफ हो जाता है। और वो ना बोलता है आखिर तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? क्या तुम फाइट करने के लिए आए हो? यूजन बोलता नहीं मैं यहाँ पे कुछ करने के लिए आया हूँ, मुझे किसी को यहाँ पे सेव करना है। तभी वो ना बोलता कहीं तुम उस लड़की की बात नहीं कर रहे? यूजन बोलता हाँ उसने शॉर्ट्स पहन रखे थे। वो ना बोलता हाँ तूने बिल्कुल सही कहा और उसके साथ में एक लड़का भी था और वो दोनों बोल रहे थे इसका मतलब हम लोग एक ही इंसान को बचाने के लिए आए हैं। यूजियन बोलता है लगता है जो चाइनीज मार्शल आर्ट का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब इनकी स्किल काफी अच्छी होगी। यूजियन सोचता था भले मेरी स्टेज काफी आगे है पर जिन लोगों को कॉमेट स्किल आती है उनका यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा है, क्योंकि अगर बात की जाए गियर अप की तो एक अनलिमिटेड एबिलिटी नहीं है, तो इसीलिए हम लोग को इसको जल्दी खत्म करना होगा। वो ना सोचता था गियर अप होते मेरे को पेन वापस से महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा काम रहना होगा और अपने सेंस को पूरी तरह से खोलना होगा। और हमसे वो ने अपने लेवल 2 को एक्टिवेट कर लिया होता है। हमने यूजियन स्वॉर्ड वाले बंदे के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उस अटैक को डॉज कर लेता है। तभी वो ना उसके ऊपर हैमर से अटैक करने लगता है, लेकिन वो उसके अटैक को भी डॉज कर रहा होता है। तभी यूजियन आगे बढ़ता है उसको काफी बड़ी किक मारता है और उन दोनों बंदे में से एक बंदे को कॉइन फेंकता है, लेकिन तभी हम देखते जो तीसरा बंदा होता है वो वोना के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वोना उसके पंच को डॉज कर लेता है। पर तभी वो बंदा वोना को काफी ज्यादा घुटना मारने वाला होता है, लेकिन तभी यूजियन उसको काफी तरीके किक मारता है और तभी वोना टाइम का फायदा उठाते हुए उसके पैर पे हथौड़ा मार देता है और इस तरीके से सारे बंदे वहीं पे नॉक हो जाते हैं। तभी यूजियन काफी स्पीड से उस लीडर के पास जाता है और उसको किक मार के उसका फोन छीन लेता है, लेकिन हम देखते वोना की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। पर यूजियन उसको वहाँ पे उठाता है और वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। वोना पूछा था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तभी यूजियन बोलता है हम लोग वेयर हाउस में जा रहे हैं, वो लोग पक्का वहीं पे होंगे। और तभी उनके सामने एक बंदा नाइफ लेके आता है, पर यूजियन अपने कॉइन से उस बंदे को नॉक कर देता है। और तभी वो ना बोलता लगता है उन लोगों को बेसमेंट रखा होगा। और तभी यूजियन बोलता मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, ये चीज मैंने पहले क्यों नहीं सोची। वो ना बोलता कि तुम जानते हो कि बेसमेंट कहाँ पे है? यूजियन बोलता नहीं मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन शायद से वो किचन के नीचे होगा। और हम वन और यूजियन दोनों रेस्टोरेंट की तरफ से किचन की ओर बढ़ने लगते हैं और जैसे वो किचन की तरफ जा रहे होते हैं एक लड़की उनको रोकने लगती है और उन लोग के अंदर जाते एक शेफ बोलता है आखिर तुम लोग हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे अंदर आने की। लेकिन तभी यूजियन उसके पेट में पंच मारता है और वो बंदा वहीं पे लेट कर रोने लगता है। और तभी हम देखते हैं उनमें से एक शेफ चिल्लाने लगता है और बोलते ये किचन आके तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन यूजियन उसके पास में कॉइन फेंकता है जो कि सीधे दीवार में घुस जाता है, जिसको देख के वो शेफ काफी डर जाता है। यूजियन बोलता मैंने तुमसे कहा ना कि वहीं पे रुक जाओ, अगर तुम वहां से बिल्कुल मूव किए तो अगला कॉइन सीधे तुम्हारे सर में लगेगा। और वो शेफ पूछता है तुम लोग ये क्यों कर रहे हो। यूजियन बोलते यहाँ पे किडनैपिंग हुई है तो इसीलिए तुम लोग हमारे साथ कोऑपरेट करो। यूजियन बोलता अगर बेसमेंट के अंदर कोई किडनैपिंग हुई
तो तुम भी उतने जिम्मेदार होगे। और तभी वो सैफ बोलता नहीं मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ और अंदर बेसमेंट में कुछ भी नहीं है। यूजन बोलते सैफ को देख के लग रहा है कि पक्का वो लोग बेसमेंट के अंदर ही है। यूजन बोलते मैं अकेला अंदर जाता हूँ। तभी वॉन बोलता कि हम दोनों साथ में जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तभी यूजन बोलता नहीं सर आप बाहर रहिए, आपके बाहर रहने से काफी ज्यादा हेल्प होगी। तभी वॉन बोलता कि मैं बाहर आके क्या कर सकता हूँ। यूजन बोलता आपको यहाँ पे एंट्रेंस ब्लॉक करके रखनी होगी क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। और ये लीजिए मेरा नंबर, अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ होती है और ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आप उसको ना संभाल पाए तो आप हाथों हाथ मुझे कांटेक्ट करना। और तभी हम देखते वॉन ने उस नंबर को कॉल कर दिया होता है और बोलते मैं इस फोन को कॉल मोड पे लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे फोन की बैटरी काफी ज्यादा कम बची है। और हम यूजन वहाँ से काफी ज्यादा स्टिक ले लेता है और अंदर बेसमेंट की तरफ जाने लगता है। यूजन बोलते अंडरग्राउंड काफी ज्यादा बड़ा है और इसके अंदर बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर रखे हुए हैं और यहाँ पे काफी सारे डोर्स भी है। इसके अंदर यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। और जब मैंने अपने कानों को नेक्स्ट लेवल पे एक्टिवेट किया तो मैं काफी दूर की आवाज सुन पा रहा था, लेकिन वो आवाजें काफी ज्यादा धीरे थी और कम से कम वहाँ पे 10 लोग तो है। तभी वो ना कॉल पे बोलता है क्या तुमको वो मिल गए। तभी यूजन बोलता है हाँ मुझे लगता तो है कि वो लोग मिल गए। और आपकी तरफ क्या चल रहा है। वो ना बोलता है हाँ यहाँ पे सब कुछ ठीक है, ये लोग कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे पर ये जगह बिल्कुल खाली स्पेस है, हम लोग काफी ज्यादा जल्दी करनी होगी। तभी यूजन बोलता रुकिए सर मैं अभी जाके चेक करता हूँ। तभी यूजन अपने फर्स्ट गियर को ऑफ कर लेता है और वहाँ पर डोर को तोड़ देता है और वो देखता है कि सामने बहुत सारे बंदे हैं और यूजन उन बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उन सबके ऊपर कॉइन फेंकने लगता है और जो बंदे उसके पीछे होते हैं सब नॉक हो गए होते हैं। और तभी जो बंदा चेयर पे बैठा होता है वो खड़ा होता है, लेकिन यूजन काफी स्पीड से आगे बढ़ते उसको पंच मारता है और वो बंदा सीधे दीवार में भिड़ जाता है। तभी यूजन वहाँ पे एक और डोर को तोड़ देता है और वो सारे बंदे बोले देखो यहाँ पे एक एनिमी है, फटाफट से इसके ऊपर अटैक करो, उसको मार दो। और हम देखें हायुंग भी वहीं पे कैद होती है और वो बोलती है कि ये आवाज़ किसकी है। और तभी वो देखती है कि वहाँ पे कोई फाइट कर रहा है और जब वो ध्यान से देखती तो वो बोलती है कि ये बंदा तो यूजियन है। अब इसके क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड बनाएंगे। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।